फर्स्ट, तो ये हमारा चैप्टर नंबर 6 है, एनसीईआरटी क्लास 12 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। चलिए फर्स्ट है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन है, तो इसमें क्या होगा, एल मीन्स हम क्या करेंगे, मैग्नेटिक फील्ड को चेंज करके करंट प्रोड्यूस करेंगे ओवरऑल। तो इसमें देखते हैं वन बाय वन। चलिए, इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म वेयर कंसिडर सेपरेटेड एंड अनरिलेटेड फेनोमेना। ये इलेक्ट्रिसिटी जो आप देखते हैं, इलेक्ट्रिसिटी जो हमारे घरों में है, पहले इसको समझा जाता था कि इलेक्ट्रिसिटी जो है और मैग्नेटिक फील्ड है। मैग्नेटिक फील्ड आप समझते हैं, जैसे जहां पे ज्यादा करंट पास होते हैं, हाई वोल्ट के वायर रहते हैं, वहां पर मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा रहता है, इसीलिए वो देखिएगा वो कुछ पास के ही चीजों को खींच लेता है, समझे ना। तो करंट मैक्सिमम तो मैग्नेटिक फील्ड मैक्सिमम। तो पहले समझा जाता था कि इलेक्ट्रिसिटी एंड जो मैग्नेटिक फील्ड है, ओके, तो इसके आपस में कोई रिलेशन ही नहीं है, पहले ऐसा समझा जाता था एक्सपेरिमेंट के पहले, ठीक है, 1900 ये जो शताब्दी था उसके पहले ऐसा समझा जाता था, इन अर्ली डिकेड्स ऑफ द 19th सेंचुरी। ओके, एक्सपेरिमेंट ऑन इलेक्ट्रिक करंट बाय ओरस्टेड। तो आप जानते होंगे कि ओरस्टेड नाम के एक साइंटिस्ट थे, इन्होंने ही बताया कि इलेक्ट्रिक करंट के कारण कुछ प्रोड्यूस होता है। तो उन्होंने इलेक्ट्रिक करंट कॉइल एक रखे थे। ओरस्टेड एक्सपेरिमेंट ये इस तरह से है, जैसे ये बैटरी है, सेल है एक, और यहाँ पे करंट पास हो रहा है प्लस माइनस, यहां से वी वोल्ट का बैटरी लगाए, करंट पास होना शुरू हो गया। अब उन्होंने क्या किया कि एक मैग्नेट यहां पर रख दिए। अब ये देखे कि मैग्नेट क्या हो रहा है, ये डिफ्लेक्ट हो रहा है, ये नीडल है जो डिफ्लेक्ट हो रहा है। तो इससे मालूम चला कि कुछ ना कुछ तो है इलेक्ट्रिक करंट के कारण। तो उससे मालूम चला क्या कि इलेक्ट्रिक करंट के कारण मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है, समझे ना। इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है। चलिए नेक्स्ट है, एम्पियर एंड फ्यू अदर्स एस्टेब्लिश द फैक्ट दैट इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म। ओके, कुछ साइंटिस्ट है और स्टेट नाम का साइंटिस्ट है, एम्पियर से, ये सब हमको मालूम चला कि इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म में रिलेशन है। ओके, इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म में रिलेशन है। दे फाउंड दैट मूविंग इलेक्ट्रिक चार्ज प्रोड्यूस मैग्नेटिक फील्ड। तो ओरस्टेड नाम का साइंटिस्ट थे, उन्होंने प्रूफ किए, उन्होंने बताया कि करंट के कारण एक मैग्नेटिक नीडल डिफ्लेक्ट करता है, हम पास में जब करंट के लेकर जाते हैं तो उससे मालूम चला कि करंट के कारण मैग्नेटिक फील्ड बनता है, वो नीडल डिफ्लेक्ट हो रहा है, तो समझे ना। तो एन इलेक्ट्रिक करंट डिफ्लेक्ट्स अ मैग्नेटिक कंपास नीडल प्लेस्ड इन इट्स नियरली। ओके, नेक्स्ट देन ये तो इससे मालूम चल गया अब तक कि 1900 शताब्दी में मालूम चल गया कि इलेक्ट्रिक करंट के कारण मैग्नेटिक फील्ड बनता है। अब क्या है सवाल कि मैग्नेटिक फील्ड को चेंज करने के कारण, मैग्नेटिक फील्ड के कारण क्या इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होगा क्या? अगर मैग्नेटिक फील्ड चेंज होता है तो इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस होगा क्या? तो ये सवाल बनता है। अब यहां पे तो मालूम चल गया, तो इलेक्ट्रिसिटी जो है करंट के कारण मैग्नेटिक फील्ड बन रहा है, ठीक है ना। तो अब सवाल उठता है क्या मैं कुछ हम ऐसा चेंज करें कोई इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस हो जाए, तो मैग्नेटिक फील्ड को चेंज करें या कुछ अलग कोई चीज चेंज करें कि इलेक्ट्रिसिटी हमें मिले। अब ये मालूम चला, तो क्वेश्चन ये राइज हुआ कि कन्वर्ज इफेक्ट पॉसिबल, क्या हम जिस तरह इलेक्ट्रिक से मैग्नेटिक फील्ड बना रहे हैं तो मैग्नेटिक फील्ड को चेंज करने से इलेक्ट्रिक करंट बनेगा क्या? तो यहाँ पे क्या मालूम चला कि डज नेचर द परमिट रिलेशन बिटवीन द इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म। द आंसर इज यस। ओके, मैग्नेटिक फील्ड के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होगा। तो आपने देखा भी होगा ये एक रिलेशन E इक्वल टू माइनस डी फाई बाई डी टी, फैराडे लॉ। ओके, अब फाई क्या है वहां पे, डी फाई क्या है, B इंटू ए। इसमें आप मैग्नेटिक फील्ड चेंज कर दिए या एरिया चेंज करिए तो क्या प्रोड्यूस होगा, फ्लक्स प्रोड्यूस होगा। फ्लक्स के कारण क्या बनेगा, हमारा ईएमएफ बनेगा, ईएमएफ के कारण क्या बनेगा, करंट बनेगा, आई इक्वल टू ई आर, समझे ना। तो क्या होगा, अगर हम मैग्नेटिक फील्ड चेंज कर रहे हैं या एरिया चेंज कर रहे हैं तो हमारा क्या बनेगा, फ्लक्स बनेगा,
ठीक ना, फ्लक्स बनेगा। अब फ्लक्स से अकॉर्डिंग टू टाइम क्या बनेगा, ये वोल्टेज बनेगा, वोल्टेज। अब वोल्टेज के कारण क्या होगा, करंट प्रोड्यूस होगा। तो ये मालूम चला कि यस द एक्सपेरिमेंट माइकल फैराडे। तो नेक्स्ट क्या था एक्सपेरिमेंट, इसका प्रूफ होना था है कि मैग्नेटिक फील्ड के कारण इलेक्ट्रिक करंट बनना है। तो एक्सपेरिमेंट ऑफ माइकल फैराडे नाम के साइंटिस्ट थे, तो जिन्होंने ये दिए थे एक्सपेरिमेंट, प्रूफ किए थे इन इंग्लैंड। ओके, ये कहाँ से थे, तो इंग्लैंड से थे। और हेनरी नाम के साइंटिस्ट, ये भी ये यूएसए से थे, ठीक ना, यूएसए। तो ये हेनरी नाम का साइंटिस्ट है, ये हेनरी आप सुना, जाना पहचाना सा नाम लग रहा है। यस, एसआई यूनिट ऑफ किसका, सेल्फ इंडक्टेंस का, ठीक ना, इंडक्टेंस का ऐसा यूनिट हेनरी है, इन्हीं के नाम पे इन्होंने ही उसका खोज किए थे। ओके, कंडक्टेड अराउंडेड, तो इन लोगों ने, फैराडे नाम के साइंटिस्ट जो इंग्लैंड से थे और हेनरी नाम के साइंटिस्ट यूएसए से थे, इन्होंने अराउंड 1830 में ये प्रूफ करके दिखाए उन्होंने कंक्लूसिवली, इलेक्ट्रिक करंट वेयर इंड्यूस्ड इन क्लोज्ड कॉइल। ओके, अगर आप करंट को क्लोज्ड कॉइल में, आप ये क्लोज करंट, क्लोज वायर है उससे करंट पास कराते हैं, तो क्या बनता है, चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड, उसके कारण मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगा, और इससे क्या हो जाएगा, चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड एंड अंडरस्टैंड प्रिंसिपल द फेनोमेना ऑफ द इन द विच इलेक्ट्रिक करंट इज जनरेटेड। इस इन्होंने दो नाम के साइंटिस्ट थे, माइकल फैराडे एंड हेनरी नाम के साइंटिस्ट थे, उन्होंने बताए, उन्होंने प्रूफ करके दिखाया कि मैग्नेटिक फील्ड के चेंजिंग के कारण क्या प्रोड्यूस हो जाएगा, और ये हमारा इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस हो जाएगा। इसी इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस होने का, मैग्नेटिक फील्ड से जो इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस हो रहा है, उसी फेनोमेना के हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। उसी फेनोमेना के हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। समझ गए? अच्छा, तो नेक्स्ट देखिए, अब नेक्स्ट, व्हेन फैराडे फर्स्ट मेड, फैराडे उन्होंने लॉ दिए थे फर्स्ट सेकंड ये सब, तो वही इन्होंने ही बताया था कि ईएमएफ इक्वल टू माइनस डी फाइव बाई डी टी। ये फ्लक्स क्या है, तो ये फ्लक्स चेंज कैसे होगा, ये मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो या एरिया चेंज हो। ओके, ये ईएमएफ मींस क्या होता है, वोल्टेज। वोल्टेज अगर आपको मिल रहा है तो करंट भी आपको मिलने में दिक्कत नहीं है, आई इक्वल टू वी बाई आर। ओके, तो व्हेन फैराडे फर्स्ट मेड पब्लिकली डिस्कवरी की, इन्होंने इन्होंने बताया रिलेटिव मोशन, इन्होंने ही बताया कि ये रिलेटिव मोशन हो आपस में। एक मैं पहले आपको बता देता हूं, समझा देता हूं। ये जैसे क्या है, ये क्लोज कॉइल है, इसमें मान लेते हैं कि यहाँ पे ये करंट पास हो रहा है, ऐसे आपने एक मैग्नेट लेकर आए, ये नॉर्थ मैग्नेट, ये नॉर्थ पोल है, इधर साउथ पोल है, और इसी को आप क्या कर रहे हैं, पास में लेकर जा रहे हैं या आप इससे दूर लेकर जा रहे हैं, तो इस पे क्या हो जा रहा है, इस पे भी ऐसा ही पोल जनरेट हो रहा है। तो आप पास में लेकर जब आओगे ना, तो ये पास में आने नहीं देगा, और दूर लेकर जाओगे तो दूर जाने नहीं देगा। अगर इसका मतलब क्या निकलता है कि पास में लेकर आओगे तो पास आने नहीं देगा, मतलब जैसे नियर लेकर आओगे तो अगर नॉर्थ है तो नॉर्थ बन जाएगा, पास आने नहीं देगा, मीन्स क्या, रिपल्सन होना जरूरी है। अच्छा, अगर दूर जा रहा है तो जाने नहीं देगा, तब मतलब ये दूर जा रहा है तो नॉर्थ दूर जा रहा है, जैसे उधर आप खींच रहे हैं रिलेटिव होगा, तब क्या बन जाएगा, यहाँ पे नॉर्थ का ये उधर लेकर जाएंगे, दूर ले जाएंगे तो जाने नहीं देगा, तो यहाँ पर साउथ बन जाएगा। समझ गए? अगर आप नजदीक में लेकर आएंगे तो सेम पोल बनेगा, यहाँ भी अगर ये पास में आपका नॉर्थ है तो नॉर्थ बनेगा, यहाँ पे साउथ है तो साउथ बनेगा। अगर इधर दूर लेकर जा रहे हैं तो यहाँ पे नॉर्थ है तो साउथ बनेगा, यहाँ पे साउथ है तो नॉर्थ बनेगा, अपोजिट बनेगा। तो समझ में आ रहा है तो आने नहीं देगा, जा रहा है तो जाने नहीं देगा, ठीक है। तो इन्होंने फैराडे ही ने बताया था कि अगर ये मैग्नेट का मोशन कराइए, चाहे आप इस कॉइल का ही मोशन कराइए, तो उसके कारण क्या प्रोड्यूस होगा, मतलब उसके कारण क्या चेंज होगा, मैग्नेटिक फील्ड। ओके, मीन्स एरिया चेंज हो रहा है ना। ओके, तो फ्लक्स बन रहा है, फ्लक्स के कारण क्या हो जाएगा, हमारा
क्या बन जाएगा, हमारा ईएमएफ के कारण हमें करंट मिलेगा। तब आसपास मतलब ये मूव कर रहा है मैग्नेट या क्वाइल, तो उससे क्या हो रहा है, ये मोशन में है, मोशन में है तो मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रहा है, मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रहा है तो करंट प्रोड्यूस हो रहा है। अंडरस्टूड। नेक्स्ट है, तो ये क्या लिखा है हमारा, बिटवीन बार मैग्नेट, बार मैग्नेट ये नॉर्थ पोल साउथ पोल रेक्टेंगल टाइप का होता है, वायर लूप प्रोड्यूस ए स्मॉल करंट, ठीक है ना। तो ये आप इसको पास में लाओगे तो इसके कारण ये क्या बनेगा, यहाँ पर करंट प्रोड्यूस होगा स्मॉल। अंडरस्टूड। तो किसी ने पूछा कि व्हाट इज द यूज ऑफ इट, तो इन्होंने क्या बोला कि अगर वायर लूप को, अगर आप फर्स्ट पब्लिक डिस्कवर रिलेटिव मोशन बिटवीन बार मैग्नेट एंड वायर, बार मैग्नेट एंड वायर को रिलेटिवली मोशन कराते रहोगे तो उसके कारण इन्होंने बताया कि स्मॉल करंट प्रोड्यूस होगा। तो उसी में ये क्वेश्चन उठता है कि इस छोटे से करंट का क्या होगा, स्मॉल करंट का क्या होगा। तो इन्होंने रिप्लाई दिया, व्हाट इज द न्यू बोर्न ऑफ बेबी। ओके, आप ये बताओ कि छोटा बच्चा जो बेबी बोर्न होता है तो उसका क्या है, उसका क्या अहमियत है। जैसे आप बोल रहे हो कि इसके कारण करंट प्रोड्यूस हो गया, स्मॉल करंट प्रोड्यूस हो रहा है, तो इससे का क्या है स्मॉल करंट प्रोड्यूस होने से। तो उसी तरह इन्होंने बोला, फैराडे ने, कि अगर आप एक छोटा बच्चा पैदा होता है, छोटा बच्चा है, तो उससे क्या अहमियत है, उसका क्या योगदान है ना, उससे क्या हो पाएगा। तो इन्होंने ये रिप्लाई दिया। अच्छा चलिए नेक्स्ट, नेक्स्ट इज नॉट थ्योरेटिकली और एकेडमिक इंटरेस्ट बट आल्सो प्रैक्टिकल यूनिट। इन्होंने बताया कि स्मॉल करंट उस तरह प्रोड्यूसर है, तो हम लोग इसको बड़े स्केल पर काम करेंगे तो ये बड़ा सा करंट प्रोड्यूस होगा, तो उससे बहुत इफेक्ट डालेगा, उससे एक रिवॉल्यूशन आएगा, ठीक है। अच्छा, तो इमेजिन अ वर्ल्ड, आप सोचिए जरा, आप सोचिए जरा, अगर करंट नहीं रहता तो क्या होता। जो इलेक्ट्रिसिटी है हमारे, ठीक है, अगर इलेक्ट्रिसिटी ही नहीं रहता, इन्होंने अगर खोज नहीं करते तो नहीं रहता है इलेक्ट्रिसिटी, हमको मिलता ही नहीं। इलेक्ट्रिसिटी नहीं रहता तो क्या क्या नहीं मिलता अभी, आप आज के समय में देखिए। नो ट्रेन, ठीक है ना, ट्रेन में आप जानते हैं इलेक्ट्रिकल काम भी होता है उसमें, पहले चलता था कोयला से भी, तभी भी उसमें कुछ इलेक्ट्रिकल काम रहता था ना, कैसे उसमें लाइट जलेगा ये वो, ठीक है ना। तो नो टेलीफोन, उसे वायर का काम ही है, टेलीफोन में वायर का ये नेटवर्क है, ये सब है, तो इसका सब उसी से काम है, इलेक्ट्रिकल ही है। पर्सनल कंप्यूटर सब इलेक्ट्रिसिटी ही है, इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक थिंग है, इलेक्ट्रॉनिक थिंग है ये, ठीक है ना, ये सब भी नहीं मिलता हमको, ठीक है। तो ये किनका देना है, फेराडे और हेनरी के कारण, ठीक है ना। तो जो कि डेवलपमेंट डायरेक्टली मॉडर्न डे का जनरेट्स, ये अभी जो आप सब देख रहे हैं, तो ये इन्हीं लोग का योगदान है कि हमें ये सब सुविधाएं मिल रही है, ठीक है ना। आप देखिए ट्रांसफार्मर, ट्रांसफार्मर में क्या होता है, यही ट्रांसफार्मर क्या करता है, करंट प्रोड्यूस करता है, ठीक है ना, उसमें मैग्नेटिक फील्ड चेंज होता है। टुडे सिविलाइजेशन प्रोग्रेस है ग्रेट एक्सटेंड टू द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। अंडरस्टूड, मैग्नेटिक फील्ड के कारण इलेक्ट्रिसिटी आपको मिल रहा है। अच्छा, नेक्स्ट है, तो हेनरी नाम के साइंटिस्ट है और फैराडे, फैराडे ने क्या बताए थे कि मूविंग करेगा बार मैग्नेट, अदरवाइज वो कॉइल आपस में रिलेटिव मोशन करेंगे तो क्या मिलेगा, हमको करंट मिलेगा, ठीक है ना। अच्छा, ये हेनरी साहब का नाम देखे सुनिए, इनका क्या योगदान है, ये अमेरिकन साइंटिस्ट थे, प्रोफेसर भी थे ये, ठीक है ना। इन्होंने क्या कर दिया, क्या करके दिखाया, बहुत ही कमाल करके दिखाया। मैग्नेट्स बाय द वाइंडिंग कॉइल ऑफ द इंसुलेटेड वायर अराउंड आयरन पोल पीस इन्वेंटेड द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इन्होंने क्या किया, अगर आप देखिएगा ना, ये इस पर कोई कॉइल है, ठीक है ना, कुछ है इस पर, जैसे आप एक ले लीजिए विंडो कॉइल टाइप है, और इस पर एक आप लपेट दीजिए वायर, और उस तब करंट दीजिए, देखिए वो हीट हो जाता है, हीट हो गया तो उसमें कुछ टेंडेंसी आ जाएगा, ठीक है। तो मैग्नेटिक फील्ड, करंट पास हो रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड बन रहा है, तो मैग्नेटिक फील्ड के कारण करंट बनेगा। नेक्स्ट है,
The discovery and understand the electromagnetic induction based on the long series and experiment carried by the Faraday and Henry. We shall now describe some. ये हम लोग इनका कुछ एक्सपेरिमेंट से देखते हैं कि क्या हमें कैसे क्या क्या हमको मिला इसमें। तो फर्स्ट क्या है, तो फिगर फर्स्ट आप देख लीजिए पहले। हाँ, अभी जो मैंने बताया था वही चीज है। ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है। तो यहाँ पे क्या इसको क्या कर दिया गया, कनेक्ट कर दिया गया, इसमें करंट पास हो रहा है। तो ये जैसे आप इसको क्या करेंगे, कभी पास में लेकर आएंगे कभी दूर लेकर जाएंगे, तो इसमें क्या हो जाएगा, रिलेटिव मोशन होगा। रिलेटिव मोशन के कारण ये क्या होगा, आप जानते हैं नॉर्थ पोल से मैग्नेटिक फील्ड बाहर निकलता है। तो ये क्या हो जाएगा, मैग्नेटिक जब पास में आएगा तो बहुत सारे मैग्नेटिक फील्ड, नंबर ऑफ फील्ड लाइन क्या हो गए, टकराएंगे इससे। और दूर जाएगा तो कम मैग्नेटिक फील्ड लाइन टकराएंगे। और कम ज्यादा टकरा रहे हैं तो उससे क्या बन रहा है, ईएमएफ बन रहा है, मीन्स करंट बन रहा है ना। तो ये इसमें यही आपको देखने को मिलेगा। तो और आप क्या कर सकते हैं, इसको चेक करने के लिए क्या कर सकते हैं आप, कि इसमें करंट प्रोड्यूस हो रहा है कि नहीं, इसको अप डाउन करने से। तो आप क्या कर सकते हैं, गैल्वेनोमीटर लगा सकते हैं। तो गैल्वेनोमीटर से आपको यहाँ पे रीडिंग भी बताएगा कि क्या करंट प्रोड्यूस हो रहा है, कितना हो रहा है। ठीक है, तो शो अ कॉइल C1, शो अ कॉइल C1 कॉइल C1 कनेक्टेड टू अ गैल्वेनोमीटर। ठीक है ना, ये इसको किससे कर दिया गया, गैल्वेनोमीटर से। गैल्वेनोमीटर का काम क्या है, करंट को डिटेक्ट करना। ठीक है ना। When north pole of a bar magnet, north pole of bar magnet is pushed toward the coil, ये क्या हो रहा है, बार मैग्नेट का जो नॉर्थ पोल है पास में आ रहा है इसके, तब क्या हो रहा है, गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्ट इंडिकेटिंग द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो उससे क्या हो रहा है कि इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस हो रहा है। जैसे ये पास में आ रहा है तो देखा जा रहा है कि इलेक्ट्रिक करंट इसमें प्रोड्यूस हो रहा है। वो कैसे हमको मालूम चल रहा है, तो यहाँ क्योंकि यहाँ पे गैल्वेनोमीटर शो करने लग रहा है डिफ्लेक्शन। समझे। अच्छा नेक्स्ट, द डिफ्लेक्शन लास्ट एज द लॉन्ग एज द बार मैग्नेट इज मोशन, द गैल्वेनोमीटर डज नॉट शो एनी डिफ्लेक्शन। ओके, अंडरस्टूड। अगर ये मोशन नहीं करेगा तो क्या हो जाएगा, उस समय डिफ्लेक्शन नहीं करेगा। ठीक है ना। अगर दोनों का एक ही साथ साथ में चलाएंगे इतना ही से, तो फिर तभी भी उसमें क्या होगा, डिफ्लेक्शन शो नहीं करेगा। वेन द अगर आप स्टेशनरी भी रख देते हो, किसी को स्टेशनरी भी रख देते हो तभी भी वो नहीं करेगा, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड लाइन को क्या करना है, कम ज्यादा क्रॉस करना है इसके थ्रू। ठीक है ना, क्रॉस करेगा। व्हेन अ मैग्नेट इज पुल्ड, अगर मैग्नेट को उधर लेकर जा रहे हो, अवे अवे फ्रॉम द कॉइल, फिर से क्या हो जाएगा, डिफ्लेक्शन इन द अपोजिट डायरेक्शन। ओके, रिवर्सल। तो आपको ये याद रखना है कि पास में आएगा ना, पास में आएगा तो आने नहीं देगा, तो यहाँ पे नॉर्थ बन जाएगा। ये नॉर्थ है ना, यहाँ पे पास में आएगा तो यहाँ पे नॉर्थ बन जाएगा, तभी भी आने नहीं देगा ना, रिपल्सन होना शुरू हो जाएगा। आज दूर जा रहा है तब जाने नहीं देगा, तो यहाँ पे अपोजिट बन जाएगा। अवे जाएगा तो यहाँ पे जो भी है ये इस सिरे पे इसका अपोजिट हो जाएगा, इधर पोल। पास में आएगा तो यहाँ पे जो भी होगा उसी के जैसा, नियर में आएगा तो उसी के जैसा पोल बन जाएगा यहाँ पे। ठीक है। मतलब इससे क्या मालूम चलता है कि करंट की डायरेक्शन पता चलता है। समझे ना। अगर ये पास में आएगा, मान लेते हैं कि ये पास में आ रहा है तो ये नॉर्थ है, तो आने नहीं देगा, तो ये क्या बन जाएगा, ऐसे बन जाएगा। नॉर्थ ऐसे बनता है ना, तो ये इसको क्या बोलेंगे, ये क्या है हमारा एंटी क्लॉकवाइज। समझे ना। अगर ये मान लेते हैं कि ये दूर जा रहा है, ऐसे जा रहा है ये, ठीक ना, तो जाने नहीं देगा। तो ये नॉर्थ है तो यहाँ पर साउथ बनना है, तो साउथ बनना है तो ऐसे बनना है ना साउथ, तो ये ऊपर जाएगा, ये नीचे चला जाएगा, तो मतलब ये क्लॉकवाइज हो जाएगा। तो क्लॉकवाइज करंट चलना शुरू हो जाएगा अगर आप इसको अवे लेकर जाओगे तो। ठीक ना, समझे। क्योंकि यहाँ पे नॉर्थ है तो यहाँ पे साउथ बनना है। साउथ का मतलब क्या होता है, नॉर्थ का मतलब एंटी क्लॉकवाइज, नॉर्थ पोल जैसा यहाँ पर बनना एंटी क्लॉकवाइज, और साउथ पोल के जैसा बनना क्लॉकवाइज। समझे ना। तो ये ध्यान रखना है, नॉर्थ बनेगा, नॉर्थ ऐसे बनता है ना, तो ये क्या हो जाएगा, एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज। समझ गए।
एंटी क्लॉकवाइज। ओके, more. Whenever the south pole of the bar magnet is moved toward and or away, the deflection in the galvanometer are opposite observed with the north pole and similar to the moment. तो यही है, इसका डायरेक्शन आप ऐसे ही बता सकते हो कि पास आएगा तो आने नहीं देगा, दूर जाएगा तो जाने नहीं देगा, उस तरह से आप डायरेक्शन वहां लिख सकते हो, ठीक है ना। ये जरूरी नहीं है कि यहाँ पे नॉर्थ ही रहेगा, ये साउथ भी हो सकता है, उस तरह से आपको ये देखना है। When the magnet is pushed toward the pull away the coil faster, the bar magnet is held fixed C1 moved toward or away magnet the same effect on observer observed। तो ये चेंज होना, मैग्नेटिक क्या हो रहा है दरअसल, ये क्या हो रहा है, पास में आ रहा है दूर जा रहा है, तो मैग्नेटिक नंबर ऑफ फील्ड क्या हो रहा है, उसका क्रॉस कर रहा है डिफरेंट डिफरेंट, इसलिए वहां पे करंट प्रोड्यूस हो रहा है, ठीक है ना। अंडरस्टूड। The magnet and coil that is responsible for the generation, okay, current. Understood। मैग्नेटिक फील्ड ये चेंज हो रहा है, तो मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रहा है इसका मोशन के कारण, मूविंग, ओके, तो उसके मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रहा है तो उसी के कारण करंट प्रोड्यूस होगा। अंडरस्टूड। चलिए नेक्स्ट, एक्सपेरिमेंट 2। What is the first experiment? First experiment, first one bar magnet and second coil C1. Second experiment only, what is difference? This bar magnet replaced by one C1 C2 coil. Okay, that C2 coil connected with battery. C2 coil that also behave as a bar magnet. Again bar magnet, due to bar magnet magnetic field line cross section of C1. Then you see there what is given explanation 6.2. The bar magnet is replaced by second coil. Okay, this bar magnet replaced by second coil. Okay, that second coil is connected to a battery. Okay, that second coil connected through a battery. Now a steady current in the C2 produced a steady magnetic field. Okay, then current, now current they are inducing. If you connected through battery, then current produced there, and then after you see there. Okay, that's before experiment 1 there here bar magnet, but now we replaced by C2 coil. This coil connected with one battery, okay, through a one battery, and now due to battery this current producing, and current producing means magnetic field. A magnetic field they're increasing decreasing due to means moving, okay, toward away of this coil C2, then again producing their electric current EMF. Okay, here see, तो फर्स्ट हमारे में क्या था, तो फर्स्ट में था कि एक बार मैग्नेट था और एक C1 कॉइल था, बार मैग्नेट को हम लोग मूव कराते थे, रिलेट बार मैग्नेट को मूव कराइए या तो वो C1 कॉइल को मूव कराते थे, तो आपस में रिलेटिव मोशन होना चाहिए, ठीक है ना, फिक्स्ड रहेगा तो उसमें करंट प्रोड्यूस नहीं होगा। लेकिन इसमें अब एक्सपेरिमेंट 2 में क्या आ गया, बार मैग्नेट को रिप्लेस कर दिया गया है एक कॉइल से, C2 कॉइल से, और वो बैटरी से कनेक्टेड है, इसके कारण करंट प्रोड्यूस होगा, इसके कारण करंट प्रोड्यूस होगा, तो इसमें ये कैसा बिहेव करने लगेगा, ये बिहेव करंट प्रोड्यूस कर रहा है तो मैग्नेट जैसा ये बिहेव करना शुरू कर देगा, ये बार मैग्नेट जैसा ये बिहेव करना शुरू कर देगा। अब फिर बार मैग्नेट जैसा बिहेव शुरू कर देगा, तब हम लोग देखे थे एक्सपेरिमेंट 1 में, ठीक ना, इसको हम मूविंग कराएंगे, इसको मूव कराए, चाहे इसको टुवर्ड द अवे, अदरवाइज इसको मूव कराए, ठीक है, तब क्या हो जाएगा, इसमें करंट इंड्यूस्ड हो जाएगा। लिखिए, मूव्ड टुवर्ड्स द कॉइल C1। ओके, तो C2 कॉइल को हमने टुवर्ड अदरवाइज अवे C1 से हमने मूव कराया, तो इसमें क्या लगा है, गैल्वेनोमीटर। जैसे ये पास में गया तो यहाँ पे क्या होने लगा, मैग्नेटिक फ्लक्स इंक्रीज डिक्रीज, मैंने बताया था ना, d फाई इक्वल टू dBA, फ्लक्स इक्वल टू मैग्नेटिक फील्ड इनटू एरिया, तो ये मैग्नेटिक फील्ड चेंज होने लगेगा तो फ्लक्स भी चेंज होने लगेगा, अब फ्लक्स चेंज होगा तो करंट इसमें बनने लगेगा। मूव टुवर्ड द C1, ओके, तो ये C1 के नजदीक में जब जा रहा है ये C2 कॉइल, द गैल्वेनोमीटर शो अ डिफ्लेक्शन,
तो गैल्वेनोमीटर क्या करने लगा, डिफ्लेक्शन शो करने लगा कि कोई कुछ तो करंट इसमें प्रोड्यूस होने लगा। ईएमएफ, ये डी फाइव बाई डी टी इक्वल टू क्या लिखते हैं, ईएमएफ, ईएमएफ बाई आर इक्वल टू करंट। तो करंट इंड्यूस्ड होने लगेगा इसमें, मतलब मूविंग होना चाहिए। इसमें भी क्या है, वैसा ही है, ठीक है ना। इसमें क्वाइल है, ये बार मैग्नेट के जैसा ही बिहेव करेगा। इसमें करंट जब प्रोड्यूस होगा, क्योंकि ये बैटरी से कनेक्ट है ये। ओके, देन C2 is moved away, the galvanometer again show deflection again, but इस टाइम में अपोजिट डायरेक्शन में रहेगा। ओके, बट दिस टाइम इन द अपोजिट डायरेक्शन, बस इतना ही है। अगर नजदीक में जा रहा है तो आपका कुछ और शो कर रहा है, तब अपोजिट में जाएंगे, कुछ अलग डायरेक्शन शो करने लगा, अपोजिट 180 डिग्री टाइप। ओके, द डिफ्लेक्शन लास्ट एज लॉन्ग एज अ कॉइल, ठीक है ना, लास्ट एज अ लॉन्ग एज अ कॉइल C2। व्हेनेवर द कॉइल C2 इज हेल्ड फिक्स्ड, C2 को फिक्स्ड कर दीजिए इस पे। अगर इसको फिक्स कर रहे हैं तो, और लेकिन C1 को मूव कराइए, C1 इज मूव्ड, द सेम डिफ्लेक्शन, अगेन डिफ्लेक्शन कर गया ना। इसको अब फिक्स कर रहे हैं, अब इसको मूव कर रहा है, उसको फिक्स कर रहे हैं, इसको मूव करा रहे हैं, तब तभी भी क्या होगा, ये गैल्वेनोमीटर शो करेगा डिफ्लेक्शन, क्योंकि रिलेटिव मोशन हो रहा है वहां पे। द सेम इफेक्ट ऑन ऑब्जर्व अगेन, इट इज द रिलेटिव मोशन। ओके, ये हमने देखा था। चलिए नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट 3 में आते हैं हम लोग। एक्सपेरिमेंट 3, इसमें क्या लिख रहा है, द अबव टू एक्सपेरिमेंट, द अबव टू एक्सपेरिमेंट इन्वॉल्व रिलेटिव मोशन। हाँ, आपने दोनों एक्सपेरिमेंट देखा ही था, एक में मैग्नेट था, एक कॉइल था फर्स्ट एक्सपेरिमेंट में। सेकंड में दोनों कॉइल था, लेकिन एक कॉइल था जो बैटरी से कनेक्ट था, वो बार मैग्नेट था, तब लेकिन मोशन होना था, तभी डिफ्लेक्शन शो कर रहा था गैल्वेनोमीटर में। लेकिन थर्ड में देखिए, इसमें क्या होगा, इसमें मैं बता देता हूं आपका कंक्लूजन, ठीक है ना। इसमें आपको मोशन नहीं कराना है, किसी को भी मोशन नहीं करना, इसको कराना है ना इसको कराना है मोशन। इसमें क्या होगा, इसमें अपने यहाँ पे ये इसको कनेक्ट है, ये देखिए, ये हमारा करंट यहाँ पे भी बैटरी लगा हुआ है, यहाँ पे इससे करंट बन रहा है, इससे करंट बनेगा। तो करंट बताइए, जैसे ये हमने अभी स्विच ऑफ है, तो स्विच ऑफ है तो करंट इसमें चल ही नहीं रहा है, करंट इसमें चल नहीं रहा है, तो इसमें भी कुछ नहीं हो रहा है डिफ्लेक्शन, गैल्वेनोमीटर में कोई डिफ्लेक्शन नहीं हो रहा है। लेकिन बताइए t इक्वल टू 0 पे मान लेते हैं, ये करंट क्या है, यहाँ पे इसमें 0 है, तो इसका कारण करंट 0 है, तो मैग्नेटिक फील्ड भी तो 0 है, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड भी तो 0 है, समझे ना। अगर कुछ समय के बाद हमने क्या कर दिया, इसको क्लोज कर दिया, तो करंट इंक्रीज होने लगेगा, तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड तो भी तो इंक्रीज होने लगेगा, समझे, मैग्नेटिक फील्ड भी इंक्रीज होने लगेगा। इंक्रीज डिक्रीज होगा तो अकॉर्डिंग टू टाइम वही क्या बनेगा, ईएमएफ होगा, करंट प्रोड्यूस होगा, ठीक है ना। अच्छा, अगर करंट एक कांस्टेंट भी हो गया, कांस्टेंट भी हो गया, तो मैग्नेटिक फील्ड भी तो कांस्टेंट हो जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट हो जाएगा। अब मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट हो गया तो क्या हो जाएगा, फ्लक्स, फ्लक्स चेंज नहीं होगा, नो चेंज इन फ्लक्स। ओके, चेंज नो फ्लक्स होगा तो करंट अगेन वहां पे कुछ भी गैल्वेनोमीटर 0 शो करेगा, गैल्वेनोमीटर नो डिफ्लेक्शन, समझ में आया। अगर 0 है, इस पे हमने क्या कर दिया, स्विच ऑफ कर दिया, तो करंट यहाँ भी 0 है, वहां पे मैग्नेटिक फील्ड 0 है, गैल्वेनोमीटर कुछ भी शो नहीं करने वाला है। अगर हमने इसको स्विच ऑन कर दिया, तब कुछ समय तक क्या करेगा, करंट इंक्रीज हो रहा है, तो मैग्नेटिक फील्ड भी इंक्रीज हो रहा है, तो वहां पे भी क्या शो करने लगेगा, गैल्वेनोमीटर शो करने लगेगा, करंट इसमें क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज कैसा भी प्रोड्यूस होने लगेगा, ठीक ना, शो करने लगेगा। लेकिन कुछ समय के बाद ये तो करंट पीक पे चला जाएगा, तो मैग्नेटिक फील्ड भी इसका पीक हो जाएगा, अब फ्लक्स चेंज नहीं हो रहा है, तो वहां भी गैल्वेनोमीटर कुछ भी डिटेक्ट नहीं करेगा। तो इसका क्या करना पड़ेगा, ये हमेशा मतलब ये ऐसा हमको कुछ इंस्ट्रूमेंट लगाना पड़ेगा कि ये हमेशा ऑन ऑफ होते रहे, मतलब अकॉर्डिंग टू टाइम, समझे ना। लेकिन इसमें मूव नहीं कराना है, ये चीजें है। तो लिखिए, देखिए द अबव टू एक्सपेरिमेंट रिलेटिव मोशन, दोनों में हमने देखा था, दोनों एक्सपेरिमेंट में दोनों में मूव करा रहे थे, ठीक ना, रिलेटिव मोशन करा रहे थे मैग्नेट, but respectively through another experiment. Faraday showed this relative motion is not absolutely requirement. तो ये फैराडे ने देखा, बताया कि मोशन का कोई जरूरत नहीं है, रिक्वायरमेंट नहीं है। तो इसमें 3 एक्सपेरिमेंट में क्या है,
सो टू कॉइल C1 एंड C2, आप देख सकते हैं एक का C2 नाम है, एक का C1 नाम है, समझे ना। अच्छा, C1 C2 and connected through a galvanometer. The second coil C2 is connected to a through a battery. ओके, और की वहां पे हमने इसका यूज किया है। अब उसके कारण क्या होगा, अब ये देखिए, it is observed that the galvanometer show deflection, galvanometer show deflection when tapping key is pressed. आपने ऑब्जर्व किया गया कि अगर ये गैल्वेनोमीटर शो कर रहा है डिफ्लेक्शन, कब, जब की को प्रेस कर रहे हैं तब। ओके, गैल्वेनोमीटर रिटर्न जीरो इमीडिएटली, ठीक है ना। ओके, अगर कंटिन्यूअसली करेंगे तो फिर जीरो पे आ जाएगा। इफ की इज हेल्ड प्रेस्ड है कंटिन्यूअसली, आप कंटिन्यूअसली की को प्रेस कर रहे हो, स्विच को ऑन कर रहे हो, ठीक है, देयर इज नो डिफ्लेक्शन इन गैल्वेनोमीटर। क्यों? क्योंकि फ्लक्स चेंज नहीं हो रहा है, मतलब फ्लक्स चेंज नहीं हो रहा है तो गैल्वेनोमीटर में जो है करंट वो कुछ भी डिटेक्ट नहीं करेगा। गैल्वेनोमीटर क्या काम करता है, करंट को डिटेक्ट करता है, ठीक है ना। व्हेन द की इज रिलीज्ड डिफ्लेक्शन इज ऑब्जर्व्ड अगेन, ठीक है ना। अगर एक बार प्रेस किए तो करंट इंक्रीज होने लगेगा अकॉर्डिंग टू टाइम, इंक्रीज होने लगेगा, मैग्नेटिक फील्ड भी इंक्रीज होने लगा, मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज हो रहा है तो मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो रहा है, मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो रहा है तो गैल्वेनोमीटर पर क्या बताएगा कि ईएमएफ बन रहा है, मतलब करंट प्रोड्यूस हो रहा है, करंट इंड्यूस हो रहा है। ओके, बट आपने फिर कंटिन्यूअसली उसको स्विच ऑन ही रखा, तब क्या हो जाएगा, एक जगह पे जाकर करंट क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा, ठीक है ना। तो मैग्नेटिक फील्ड भी कांस्टेंट हो गया, मतलब वहां पे करंट नहीं बताएगा, ईएमएफ बनेगा ही नहीं, करंट प्रोड्यूस नहीं होगा, ठीक है ना, करंट इंड्यूस नहीं होगा। देन व्हाट द अपोजिट डिफ्लेक्शन। और थर्ड नंबर में क्या हो गया, इसमें लिख रहा है थर्ड नंबर में, वही की को आपने क्या कर दिया, फिर से ऑफ कर दिया, एक बार ऑन किया तो उस समय डिफ्लेक्शन शो कर रहा है गैल्वेनोमीटर में। आप कंटिन्यूअसली कुछ समय तक ऑन रखे, तब करंट जहां पे मैक्सिमम पहुंचा उसके बाद वहां पे करंट, कुछ गैल्वेनोमीटर भी कुछ करंट डिटेक्ट नहीं करेगा क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट हो गया। अब क्या कर रहा है, ऑफ कर रहा है, तो ऑफ कर रहा है तो अब क्या हो जाएगा, अगेन फिर क्या हो जाएगा, ये करंट स्लो स्लो लेस होना शुरू हो जाएगा C2 में, इस तरफ वाले में, ठीक है ना, जो बैटरी से लगा है। तो फिर क्या होने लगेगा, उसमें गैल्वेनोमीटर में शो करने लगेगा कि कहीं भी फ्लक्स चेंज हो रहा है, फ्लक्स चेंज हो रहा है अकॉर्डिंग टू टाइम, ठीक है, बट द अपोजिट डायरेक्शन है, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन, ठीक है ना, क्योंकि डिफ्लेक्शन इंक्रीज। ओके, देन ये सब चीजें हैं। अब हम देखते हैं मैग्नेटिक फ्लक्स। तो आपने इसके पहले इलेक्ट्रिक फ्लक्स देख लिया है, तो व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फ्लक्स, द इलेक्ट्रिक फील्ड, number of electric field line cross section any particular area is known as electric flux. okay, for example आप देखते हैं ना, जैसे हमारे रूम में छोटा सा विंडो रहता है, एक रूम में बहुत बड़ा विंडो है, तो छोटे विंडो में क्या होगा, जो बाहर का एयर है वो कम आएगा, बड़े विंडो में ज्यादा आएगा अकॉर्डिंग टू टाइम, समझ रहे हैं ना, क्योंकि उसका एरिया ज्यादा है तो नंबर ऑफ एयर क्या है, एक पर सेकंड में ज्यादा क्रॉस करेगा। इसी तरह इलेक्ट्रिक फ्लक्स है, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्रॉस सेक्शन एनी पर्टिकुलर एरिया इज नोन एज इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इसी तरह मैग्नेटिक फ्लक्स है, द नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन, द नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन क्रॉस सेक्शन एनी पर्टिकुलर एरिया इज नोन एज मैग्नेटिक फ्लक्स। सपोज दैट one cross sectional area like this, okay, and magnetic field line cross section this area, okay, then this produces magnetic flux, but a normal area लेना है आपको, we can take again always normal area। तो वहां भी हमने लिखा था इलेक्ट्रिक फ्लक्स phi equal to E A cos theta, okay, normal area। तो यहाँ भी phi magnetic flux equal to electric field there, here magnetic field, there normal area, here also normal area, cos theta, ठीक है। the number of magnetic field line across any particular area is known as magnetic flux, okay, and then now we see Faraday greatest discovering simple mathematical relation, explain the series experiments carried out the electromagnetic induction, okay, before the state and his law we must get familiar with the motion of the magnetic flux। magnetic flux is defined as, ये इंपोर्टेंट, डिफाइंड इन द सेम वे इलेक्ट्रिक फ्लक्स, बिल्कुल उसी के जैसा है, उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू एरिया था,
इसमें मैग्नेटिक फील्ड इनटू एरिया हो जाएगा, ठीक है। उसमें थीटा इज द एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड नॉर्मल एरिया, यहाँ पे थीटा इज द एंगल बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड एंड नॉर्मल एरिया, समझे ना। अच्छा, अब इसका कुछ हम फॉर्मूला देख लेते हैं। मैं वैसे मैंने लिखा था वहां पे, वही फॉर्मूला है, ठीक है ना। देखिए यहाँ पे, तो ये नॉर्मल एरिया है इस तरफ का, और ये मैग्नेटिक फील्ड है। तो हमने लिखा था ना फाई इक्वल टू बी इंटू ए, तो मैग्नेटिक फील्ड इंटू एरिया, और ये एरिया वेक्टर है एक्चुअल, ये मैग्नेटिक फील्ड तो वेक्टर क्वांटिटी है, ये नॉर्मल एरिया है, एरिया वेक्टर है, ठीक है ना। एरिया वेक्टर क्या होता है, ए इज द एरिया वेक्टर, एरिया वेक्टर। डायरेक्शन क्या होता है एरिया वेक्टर का, तो परपेंडिकुलर टू द प्लेन, परपेंडिकुलर टू द प्लेन, डायरेक्शन टू द प्लेन, डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू द प्लेन होता है, समझ ना। तो बी ए कॉस थीटा हो जाएगा, अंडरस्टूड। सर वेयर थीटा इज द एंगल बिटवीन बी एंड ए, थीटा तो एंगल बिटवीन क्या है, ये थीटा किस एंगल बिटवीन, एंगल बिटवीन बी मैग्नेटिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर, एंड एरिया वेक्टर, ठीक है ना। ये नहीं समझ लेना कि एरिया है, नहीं, एरिया वेक्टर प्लेन का परपेंडिकुलर एरिया वेक्टर होता है, ठीक ना, ये ध्यान रखना है। तो द एरिया वेक्टर, ओके, एरिया वेक्टर ये लिखा है ना, एरिया वेक्टर, थीटा इज द एंगल बिटवीन बी एंड ए, एरिया वेक्टर। व्हेन डिस्कस द चैप्टर 1, ओके। दो इलेक्ट्रिक, आपने इलेक्ट्रिक फ्लक्स उसमें देख ही लिया था चैप्टर 1 में, ठीक है ना, कैन बी कॉल्ड, ओके। द मैग्नेटिक फील्ड डिफरेंट, देन ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा फॉर्मूला है, ये हमारा फॉर्मूला है, ओके। तो ये के लिए अगर ऐसा आपको बहुत सारे एक लूप ही मिल रहा है, एक एरिया ही मिल रहा है, तो इसको हमको लिखना पड़ेगा, ये नॉन यूनिफॉर्म के लिए, तो ये आपको इंडिविजुअली प्लस प्लस द समेशन ऑफ टोटल मैग्नेटिक फील्ड इन टोटल एरिया, इस तरह से हम लिख देंगे। आप ये जानते भी होंगे, ऐसे क्लोज इंटीग्रेशन लिखते थे, बी ए कॉस थीटा है इक्वल टू क्या है, मैग्नेटिक फ्लक्स, मैग्नेटिक फ्लक्स टोटल है, तो यही है हमारा। नेक्स्ट है फैराडे फर्स्ट लॉ। फैराडे फर्स्ट लॉ ने क्या बताया था कि यहाँ पे चेंज मैग्नेटिक फ्लक्स होगा, ठीक है ना, यही चीज है, मैं बार बार रिपीट भी कर रहा हूँ, E इक्वल टू माइनस डी फाइव बाई डी टी, ये फ्लक्स चेंज होगा अकॉर्डिंग टू टाइम, तो क्या इंड्यूस होगा, ये ईएमएफ, ओके। और फ्लक्स क्या होता है, फ्लक्स तो मैग्नेटिक फील्ड इनटू एरिया, इसमें से मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो चाहे एरिया हो चेंज अकॉर्डिंग टू टाइम, ठीक ना, तो ईएमएफ बनेगा। इस ईएमएफ के कारण, ये ईएमएफ क्या है, ऐसा यूनिट वोल्टेज ही है, तो आप जानते हैं ना आई इक्वल टू वी बाई आर, तो वही चीज है यहाँ भी, आई करंट इक्वल टू ईएमएफ बाई रेजिस्टेंस। तो ये ईएमएफ आपको इंड्यूस हो रहा है, प्रोड्यूस हो रहा है, ईएमएफ बन रहा है, तो उसके कारण हमें रेजिस्टेंस से डिवाइड मार देंगे तो करंट भी प्रोड्यूस होगा उसमें, है ना, इंड्यूस हो गए। तो इसमें देखिए फैराडे फर्स्ट लॉ, फैराडे लॉ में यही चीजें बताया जाएगा इसमें। Faraday arrived the conclusion that EMF is induced in a coil when magnetic flux through the coil change with time, ठीक ना। EMF क्या होगा हमारा, इंड्यूस होगा, ओके। देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, EMF is induced, ओके, EMF इंड्यूस्ड होगा कब, जब मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा अकॉर्डिंग टू टाइम, ठीक है ना, ओके। देन एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन डिस्कस 6.2, ये सब आपने डिस्कस कर लिया है। एक्सपेरिमेंट में हमने देखा था, फर्स्ट एक्सपेरिमेंट में क्या था, मैग्नेट को रिलेटिव मोशन कराइए, या मैग्नेट को मोशन कराइए, या कॉइल को मोशन कराइए। सेकंड में C1 C2 कॉइल को C1 को मोशन कराइए, गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन शो करेगा। 3 में था वही की को प्रेस करिए, तो इस तरह से, ठीक है। तो इसका क्या निकला कंक्लूजन, यही सब हमारा, यही इसका है, ईएमएफ प्रोड्यूस इंड्यूस कब होगा, जब मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा, ठीक है ना, बहुत आसान सा है।
तो इसमें क्या लिखा है, नोट दैट द सेंसिटिव इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डैमेज ड्यू टू द इंड्यूस्ड ईएमएफ। ओके, इंड्यूस्ड ईएमएफ। नेक्स्ट है इसको देखिए, Faraday. The magnitude of the induced EMF is equal to the time rate of change of magnetic flux. यही EMF induced लिखा था ना, E equal to minus d phi by dt, यही चीजें है, ठीक है। द नेगेटिव साइन, फर्स्ट लॉ है, फैराडे फर्स्ट लॉ आप लोग लिखते हैं ना, वही द नेगेटिव साइन। द नेगेटिव साइन क्या इंडिकेट कर रहा है, तो EMF अपोजिट डायरेक्शन, अपोज ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। नेगेटिव डायरेक्शन showing EMF oppose change of magnetic flux, change of magnetic flux। ओके, तो यहाँ पे ये है, तो वो तो 1 नंबर ऑफ टर्न के लिए है, ये n नंबर ऑफ टर्न के लिए है, और कुछ अलग नहीं है इसमें, समझिए। तो यही चीजें हैं, तो इसमें देखना है, द इंड्यूस्ड ईएमएफ कैन इंक्रीज बाय द इंक्रीज द नंबर ऑफ टर्न। अगर नंबर ऑफ टर्न को बढ़ाएंगे तो क्या ईएमएफ भी इंड्यूस्ड इंक्रीज हो जाएगा उसका, ठीक ना, क्योंकि एन भी है। द फ्लक्स आल्सो अल्टरनेट बाय द चेंजिंग द शेप एंड कॉइल। ओके, तो अगर एरिया भी चेंज हो रहा है तभी फ्लक्स चेंज होगा। ओके, अंडरस्टूड। ये सब चीज, चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, एग्जाम्पल देखते हैं। To obtain a large deflection, here consider the experiment 6.2. Okay, what would you obtain large deflection of the galvanometer? लार्ज डिफ्लेक्शन गैल्वेनोमीटर में शो करना है तो हम क्या कर सकते हैं उसके लिए, तो हम क्या कर सकते हैं, यूज रॉड मेड ऑफ सॉफ्ट आयरन। तो अब सॉफ्ट आयरन का नेचर आप जानते हैं, सॉफ्ट आयरन का नेचर होता है अट्रैक्ट मैग्नेटिक फील्ड, attract strongly magnetic field। ओके, मैग्नेटिक फील्ड। तो ये आयरन का क्या होता है, सॉफ्ट आयरन का नेचर, ये मैग्नेटिक फील्ड को स्ट्रांगली अट्रैक्ट करता है। मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रांगली अट्रैक्ट करेगा, मीन्स क्या होगा, मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज मोर, मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज मोर मैक्सिमम, ठीक है ना, ये रिजल्ट में मिल जाएगा। ठीक, तो इसमें क्या हो जाएगा देखते हैं। तो यूज रॉड मेड, देन ये क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड को स्ट्रांगली चेंज करता है तो ईएमएफ इंड्यूस होगा, करंट ये होगा। सेकेंड, आप कनेक्ट क्या कर सकते हैं, कॉइल को पावरफुल बैटरी से, बहुत हाईली पावरफुल बैटरी दीजिए, उससे भी करंट इंड्यूस्ड हो जाएगा, प्रोड्यूस होगा। नेक्स्ट है मूव अरेंजमेंट रैपिडली टुवर्ड द टेस्ट कॉइल सीवर, ठीक है ना, अरेंजमेंट, तो इस तरह से आप अरेंज भी कर सकते हैं। तो नेक्स्ट क्या है इसमें क्वेश्चन, हाउ वुड यू डेमोन्स्ट्रेट द प्रेजेंस ऑफ एन इंड्यूस्ड करंट इन द एब्सेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर। इसमें सेकंड नंबर में क्या पूछ रहा है कि कैसे आप बताएंगे बिना गैल्वेनोमीटर के कि इसमें करंट प्रोड्यूस हो रहा है, मतलब कुछ हो रहा है इसमें, करंट इंड्यूस्ड हो रहा है, ईएमएफ इंड्यूस्ड हो रहा है, कैसे, बट एक्सेप्ट आपको गैल्वेनोमीटर यूज नहीं करना है। तो क्या कर सकते हैं हम लोग, हम गैल्वेनोमीटर की जगह पर हम लोग क्या लगा सकते हैं, कुछ स्मॉल बल्ब लगा सकते हैं, तो बल्ब जलना शुरू हो जाएगा, तो हमको मालूम चल जाएगा कि इसमें कुछ हो रहा है, करंट इंड्यूस्ड हो रहा है। द गैल्वेनोमीटर बाय द स्मॉल बल्ब, द रिप्लेस्ड बाय द गैल्वेनोमीटर बाय द बल्ब, काइंड वन फाइंड इन अ स्मॉल टॉर्च लाइट। देखा, तो इस तरह से हम लोग उसको ये कर सकते हैं, अंडरस्टूड। चलिए नेक्स्ट है, हाँ, इसमें हमको पूछ रहा है, करंट पूछ रहा है, तो करंट हम कैसे फाइंड करेंगे। तो देखिए इसमें करंट का सॉल्व करने का तरीका क्या है, करंट आई इक्वल टू हम क्या जानते हैं, ईएमएफ बाई रेजिस्टेंस। ईएमएफ हम नहीं जानते हैं, तो ई इक्वल टू हम क्या लिखेंगे,
डी फाइव बाई डी टी। ओके, माइनस डी फाइव बाई डी टी। पहला उसमें क्या था कि जीरो पे रखा गया है, ठीक है ना, फाइव इनिशियल इक्वल टू जीरो और फाइव फाइनल इक्वल टू उसमें लिखा है बी ए कॉस 45 डिग्री। ओके, अब बी क्या लिखा है वहां पे 0.1, एरिया क्या लिखा है वहां पे 10 सेंटीमीटर, तो एरिया 10 सेंटीमीटर स्क्वायर का क्या हो जाएगा, साइड इंटू साइड, तो 10 सेंटीमीटर, ठीक है ना, तो एरिया क्या लिख देंगे यहाँ पर हम लिख सकते हैं अलग से, एरिया उसका क्या हो जाएगा 10 सेंटीमीटर साइड इंटू 10 सेंटीमीटर मीन्स 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो सेंटीमीटर स्क्वायर को तो हटाना है आपको, क्योंकि मीटर स्क्वायर ऐसा यूनिट होता है एरिया का, तो 100 इंटू 10⁻⁴ मीटर स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 10⁻²। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे एरिया की जगह पर 10⁻², और cos 45 डिग्री 1/√2 होता है, ठीक है ना। अब यहाँ पे लेकर आइए, ठीक है ना, तो ये फ्लक्स यहाँ पे क्या हो गया, ये 5 फाइनल माइनस 5 इनिशियल, तो ये डी टी, तो ये 5 फाइनल क्या हो जाएगा, ये हमारा मिल गया 0.1 इंटू 10⁻²/√2, इनिशियल क्या हो गया 0। ओके, अब इसको यहाँ पे भी लेकर आइए, क्योंकि फाइनली हमको क्या बताना है, करंट ही बताना है, तो E/R, I इक्वल टू E/R, तो E की जगह पर ये लिख दीजिए 0.1 इंटू 10⁻², और आपको T भी चाहिए ना, हाँ, तो T क्या दे रखा है वहां पे 0.7, तो यहाँ पे भी लिखे गए 0.7। ओके, तो 0.7 इंटू √2। ओके, एंड और भी क्या वैल्यू दिया है वहां पे, रेजिस्टेंस का 0.5 दिया है, तो 0.5 मीन्स 0.5 पहले लिख दीजिए, अब इसको और सिंप्लीफाई मार दीजिए, तो यहां से ये चला गया, ठीक ना, और यहाँ पे क्या बचा 10⁻², और ये 7 हो जाएगा, और ये √2 हो जाएगा, और ये 0.5 के मतलब 1/2, ये अप साइड गया, तो 2 इंटू 10⁻², और ये 7 इंटू √2, इसने इसको मार दिया। ओके, यहाँ पे इसको इसने मारा। अब ये √2 का मतलब क्या होता है 1.4/7 इंटू 10⁻²। ओके, अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको आप रिप्लेस मत कीजिए, इसको ऐसे रहने दीजिए, वहां पे हटाकर वो 10 लगा दीजिए, तो यहाँ पे एक 0.7 ही है, 0.7 ही है, बट यहाँ पे 10 है, तो इसने इसको मार दिया 2, ये अप साइड गया 2 इंटू ये -2 -1 10⁻³ ये क्या है एम्पियर है, तब लेकिन 2 मिली एम्पियर में हम बोलेंगे, समझ में आया, तो ये हमारा क्वेश्चन है। नेक्स्ट, इसमें क्या देखा है, सर्कुलर क्वाइल है, रेडियस 10 सेंटीमीटर है, ठीक ना, 500 टर्न है, रेजिस्टेंट 2 ओम है, और इसमें और क्या दे रखा है, ये 180 डिग्री तक टर्न किया गया, और 0.25 सेकेंड में ईएमएफ पूछ रहा है, करंट पूछ रहा है आपसे। फिर हम फॉर्मूले पर जाएंगे, E इक्वल टू क्या जानते हैं -d⁵/dt। ओके ओके, द d⁵ इक्वल टू क्या जानते हैं 5 फाइनल माइनस 5 इनिशियल, तो ये बी ए cos 180 डिग्री, ठीक ना, ये देखिए क्या लिखा है यहाँ पर, परपेंडिकुलर टू द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, परपेंडिकुलर मतलब ये क्या है, ये ऐसा सर्कल है, और ये मैग्नेटिक फील्ड इसी तरफ है, एरिया भी इसी तरफ जाएगा, ठीक है ना, नॉर्मल एरिया हम बोले थे ना, ये मैग्नेटिक फील्ड है, तो मैग्नेटिक ये हमारा क्या है सरफेस है, ये मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन है, तो एरिया भी इसी तरफ जाएगा, नॉर्मल एरिया वेक्टर तो उसी तरफ जाएगा, तो पहला क्या हो जाएगा 0 डिग्री, और दूसरा क्या हो जाएगा 180 डिग्री तक टर्न किया जा रहा है, तो बी ए cos 0 डिग्री। ओके, लेकिन हमको ये मालूम नहीं है कि बी ए भी क्या है इसका वैल्यू, तो हम पहले क्या लिखेंगे फाई इनिशियल बी ए cos 0 डिग्री, तब बी का हमको वैल्यू लिखना पड़ेगा, बी का वैल्यू क्या पे है मैग्नेटिक फील्ड 3 इंटू 10⁻⁵, एरिया का वैल्यू
10 सेंटीमीटर रेडियस है ना, तो एरिया ऑफ सर्कल सभी कोई जानता है, पाई आर स्क्वायर। यानी क्या हो जाएगा, पाई इंटू आर स्क्वायर। आर स्क्वायर मतलब ये रेडियस 10 सेंटीमीटर, द 10 इंटू 10⁻², 10 इंटू 10⁻², मीटर स्क्वायर ना, पाई आर स्क्वायर। ओके, cos 0 डिग्री वैल्यू अब जानते हैं 1 होता है। इसको सिंप्लीफाई मारिए अब, देन पाई 3 पाई हो गया, ये 3 पाई हो गया। अब पावर टर्म देखिए, +1 -2 -1 -1 -1 -2 -2 -5 -7, ओके, -7, समझ में आया ना। ये +1 -2 -1 है, -1 -1 -2 -5 -7। इसी तरह 5 फाइनल भी तो है, तो ये 3 पाई, ये बट क्या हो जाएगा, बी ए cos 180 डिग्री है ये, तो यहाँ पे -1 सिर्फ आएगा cos 180 डिग्री, और सब मैग्नीट्यूड वहीं रहेगा, -3 पाई इंटू 10⁻⁷। अब यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे, तो यहाँ पे डी फाई इक्वल टू क्या मिलेगा आपको, 5 फाइनल। 5 फाइनल मतलब क्या है, ये है -3 पाई इंटू 10⁻⁷, -5 इनिशियल, तो वो है हमारा 3 पाई, ये फाइन माइनस का फॉर्मूला है ये, ठीक है ना, फॉर्मूले का माइनस है ये, तो ये बी ए 3 पाई इंटू 10⁻⁷। अब ये क्या हो जाएगा, -6 पाई इंटू 10⁻⁷ है, ठीक ना। ओके, अंडरस्टूड। ओके, नाउ हमें क्या लिखना है, d5 मिल गया हमको, लेकिन हमें क्या जानते हैं कि ईएमएफ हमको फाइंड करना है, तो ईएमएफ इक्वल टू नंबर ऑफ टर्न, तो -n/d5/dt हम लोग जानते हैं फॉर्मूले में, बिल्कुल जानते हैं हम लोग, ये माइनस माइनस प्लस हो गया, ठीक ना, तो ये माइनस माइनस प्लस है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 6 पाई इंटू 10⁻⁷, और n तो दे रखा है यहाँ पे 500 टर्न, डिवाइडेड बाई टाइम क्या दे रखा है यहाँ पे 0.25 सेकंड। 0.25 सेकंड मीन्स क्या हो गया, 0.25 सेकंड 1/4 हो गया। ओके, लेकिन करंट भी हम, अच्छा इसको बता ही दीजिए, ये कितना होगा, तो 6 5 जा 30 पाई इंटू 4 इंटू, और 6 5 जा 30 प्लस 2 प्लस -7 -5, ये कितना हो गया, 4 3 जा 12 पाई इंटू 10⁻⁴, इस तरह का आंसर हो जाएगा। अच्छा, हमें करंट भी बताना है, तो करंट का इक्वल टू क्या जानते हैं, ईएमएफ बाई रेजिस्टेंस, तो ये भी जो हमें निकाले थे, ये 6 पाई इंटू 10⁻⁷ इंटू 500/1/4, और रेजिस्टेंस क्या है, यहाँ पे रेजिस्टेंस दे रखा है कि नहीं भैया, हाँ दे रखा है, रेजिस्टेंस इंटू 2 है यहाँ पे, ठीक है ना, तो ये क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा ये, अब ये ऊपर चला जाएगा, ठीक ना, तो ये ऊपर चला गया, तो ये 2 500 से मल्टीप्लाई हो गया 1000, ओके 1000, ये जो भी है लिख दीजिए, 6 पाई इंटू 10⁻⁷/1, ओके, ये 6 पाई इंटू ये +3 -7 -4, ओके, तो 3.14 मल्टीप्लाई 6 से, तो ये हमारा कितना हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई करके देख लेना है, वही आंसर आ जाएगा इंटू 10⁻⁴, इस तरह का आंसर हमें मिल जाएगा। चलिए, ओके, लेंज लॉ क्या कहता है, और लेंज लॉ फैराडे लॉ में क्या डिफरेंस है। तो फैराडे लॉ क्या बताता है, मैग्नीट्यूड बताता है, ठीक ना, ईएमएफ इंड्यूस्ड हो रहा है तो उसका मैग्नीट्यूड बताता है फैराडे लॉ, E इक्वल टू यहाँ पे फैराडे लॉ में E इक्वल टू d5/dt, ओके, तो ये फैराडे लॉ आपको जैसे समझ में आया, ये देखिए यहाँ पे ये मैग्नेट है, फॉर एग्जांपल यहाँ पर नॉर्थ पोल है, और ये क्लोज कॉइल है, ये क्लोज कॉइल है, तो क्या इंड्यूस्ड होगा, करंट इंड्यूस्ड होगा, ठीक ना, तो ये हमको ये फॉर्मूला मिला, ये फ्लक्स चेंज हो रहा है अकॉर्डिंग टू टाइम, देन क्या इंड्यूस्ड हो रहा है, ईएमएफ। अगर ये क्लोज कॉइल है तब क्या इंड्यूस्ड होगा, करंट इक्वल टू E/R,
करंट प्रोड्यूस होगा, अगर ओपन है तो सिर्फ ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा। लेकिन लेंज लॉ में ये बार बार हमें मिल रहा है, ठीक ना, फ्लक्स चेंज होने से क्या इंड्यूस हो रहा है, ईएमएफ, ठीक ना। ईएमएफ किस में, तो इस कॉइल में ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है। ये कभी पास में जा रहा है, कभी अवे जा रहा है, इस कॉइल के, इस कंडक्टर के, ठीक ना। तो इसमें क्या बन रहा है, ईएमएफ इंड्यूस्ड हो रहा है। ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है तो मतलब करंट इंड्यूस हो रहा है, करंट बन रहा है, समझे ना। लेकिन लेंज लॉ से क्या मालूम चला, इससे क्या डायरेक्शन है इसका, इस करंट का क्या डायरेक्शन है। अगर क्लोज सर्कल है, ये पास में आ रहा है तो ये अपोज करेगा, ठीक ना। तो ये पास में आ रहा है तो आने नहीं देगा, दूर जा रहा है तो जाने नहीं देगा। तो ये लेंज लॉ से हमें मालूम चला। लेंज लॉ से क्या मालूम चला, डायरेक्शन माइनस डी फाई बाई डी टी। अदरवाइज एन नंबर ऑफ कॉइल है तो हम क्या लिख सकते हैं, एन इंटू माइनस एन इंटू चेंज ऑफ फ्लक्स अकॉर्डिंग टू टाइम। अगर ये क्लोज कॉइल है, क्लोज है कंडक्टर, तो हम करंट इंड्यूस होगा, करंट प्रोड्यूस होगा, उसका फॉर्मूला आई इक्वल टू ई बाई रेजिस्टेंस। समझे ना, समझ में आया। तो फैराडे लॉ और लेंज लॉ में क्या डिफरेंस है, तो फैराडे लॉ से हमको मालूम चलता है क्या मैग्नीट्यूड है। हम किसी मैग्नेट को पास में लेकर आ रहे हैं किसी क्लोज कॉइल के, तो क्या हो रहा है, पास में लेकर आ रहे हैं, दूर लेकर जा रहे हैं, अवे क्लोज, देन क्या हो रहा है, इस कॉइल में, इस कंडक्टर में ईएमएफ इंड्यूस्ड हो रहा है। इस ईएमएफ इंड्यूस्ड हो रहा है मतलब अगर क्लोज है तो उसमें करंट भी प्रोड्यूस हो रहा है, ठीक है। तो ये फैराडे लॉ से। लेकिन लेंज लॉ में क्या मालूम चला हमको, डायरेक्शन विथ, ठीक ना, विथ डायरेक्शन। तो ये लेंज लॉ का एक बहुत है अच्छा तरीका है याद करने का। पास, अगर ये नॉर्थ पोल है, मान लेते हैं कि ये नॉर्थ पोल है, तो ये पास आ रहा है तो आने नहीं देगा। देखिए ये जैसे एक बार फिर से हम लोग बना लेते हैं, ये पोल है, ये नॉर्थ पोल है और इधर साउथ पोल है, ठीक है ना। अब ये पास में आ रहा है, तो लेंज लॉ का एक कंसेप्ट याद रखिएगा, ये बहुत अच्छा तरीका है। पास में आ रहा है तो आने नहीं देगा, तो आने नहीं देगा मतलब ये यहाँ पे क्या बनना चाहिए, ये क्लोज सर्किट है, क्लोज है, क्लोज कॉइल है, ठीक है। क्लोज कॉइल है तभी करंट प्रोड्यूस होगा, ठीक है ना। तो ये पास में आ रहा है तो आने नहीं देगा, आने नहीं देगा मतलब क्या बनना चाहिए, यहाँ पे नॉर्थ पोल बनना चाहिए। नॉर्थ पोल मतलब इस तरह से नॉर्थ लिखते हैं ना, अब ये नॉर्थ इस तरह से लिख रहे हैं, तो मतलब ये कहाँ जा रहा है, ये ऊपर जा रहा है और ये नीचे जा रहा है। अब ये क्लॉकवाइज है कि एंटी क्लॉकवाइज है, तो ये एंटी क्लॉकवाइज है, एंटी क्लॉकवाइज है, समझे ना। अच्छा, यही मैग्नेट जब दूर जा रहा है तो जाने नहीं देगा। देखिए यही मैग्नेट हम लिखते हैं यहाँ पे बना लेते हैं, यहाँ पे ये नॉर्थ पोल है और यहाँ पे साउथ पोल है, लेकिन इसको हम अवे कर रहे हैं किससे, क्लोज कॉइल से, कंडक्टर से। ओके, तो ये दूर जा रहा है तो जाने नहीं देगा, जाने नहीं देगा मतलब तो यहाँ पे क्या कैसा होना चाहिए, साउथ पोल होना चाहिए, साउथ पोल ऐसा होता है। अब साउथ ये कहाँ जा रहा है, ये नीचे जा रहा है और ये ऊपर जा रहा है, अभी इसको क्या बोलेंगे, क्लॉकवाइज। तो याद रहेगा आपको, ओके, नजदीक में आएगा, ठीक ना। अगर मान लेते हैं कि इधर ये साउथ है, यहाँ पे मान लेते हैं कि पास में आ रहा है बट यहाँ पे साउथ है, तो यहाँ पे आ रहा है तो आने नहीं देगा, यहाँ भी साउथ बनना चाहिए, तब क्या हो जाएगा, ये एंटी क्लॉकवाइज मतलब क्लॉकवाइज होगा, रिवर्स हो जाएगा। ये ध्यान रखना है कि क्या है, समझे ना। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमने साउथ बना दिया और यहाँ पे एक कॉइल डाल दिया, ठीक है ना, क्लोज कॉइल, ठीक है ना, क्लोज कंडक्टर, और पास में हम इसको लेकर आ रहे हैं। अब पास में लेकर आ रहे हैं तो आने नहीं देना चाहिए इसको, तो आने नहीं देना चाहिए तो साउथ बनना है इसको, ठीक है। साउथ बनना है तो साउथ का मतलब क्या होता है, क्लॉकवाइज, साउथ का मतलब क्लॉकवाइज, द क्लॉकवाइज, समझे ना, साउथ का मतलब क्लॉकवाइज, अंडरस्टूड। ओके, तो यही चीजें हैं। तो हमको फैराडे लॉ से क्या मालूम चला, फैराडे लॉ से मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड क्या मालूम चला, ये पूरा टॉपिक ही चल रहा है, बार बार आ रहा है कि फ्लक्स चेंज होने के कारण, फ्लक्स कैसे चेंज हो जाएगा, तो किसी चीज को, जैसे किसी मैग्नेट को आप मूविंग कराइए, ठीक है ना, रिलेटिव मोशन कराइए, ठीक है ना, तो उसके कारण क्या होगा, फ्लक्स चेंज होगा, फ्लक्स चेंज हो रहा है तो ईएमएफ इंड्यूस्ड हो रहा है,
ईएमएफ इंड्यूस्ड हो रहा है, मतलब अगर वो क्लोज सर्कल है, क्लोज कॉइल है, तो उसमें करंट प्रोड्यूस होगा। लेंज लॉ से क्या मालूम चलेगा कि मैग्नीट्यूड विथ डायरेक्शन, डायरेक्शन क्या है, ये हमेशा अपोज करता है, ठीक है ना, चेंज का जो चेंज हो रहा है उसको अपोज करता है, अंडरस्टूड। तो यहाँ पे देखिए यही लिखा रहेगा। तो जर्मन फिजिक्स ये हमारा विच अपोज द सच दैट प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक करंट इंड्यूस्ड, ये देखिए पोलैरिटी ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ सच दैट टेंड्स टू प्रोड्यूस अ करंट विच अपोज द चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स, मैग्नेटिक फ्लक्स का चेंज का अपोज करता है, वही माइनस है ये। ओके, नेगेटिव साइन शो रिप्रेजेंट दिस इफेक्ट वी कैन understand length by the experimentally section. Okay, we see that north pole of the bar magnet, north pole of the bar magnet, यही मैंने जो लिखा है वही समझाया गया है। north pole of the bar magnet is being pushed towards the closed coil, ये एग्जांपल है, north towards the closed coil. Okay, as the north pole of the bar magnet moves toward the coil, the magnetic flux through the coil increase, ये पास में आ रहा है, तो आप जानते हैं नॉर्थ से बाहर जाता है मैग्नेटिक फील्ड लाइन। ओके, मैग्नेटिक फील्ड बाहर जाता है, अब ये पास में आएगा तो ज्यादा नंबर ऑफ फील्ड लाइन इससे टकराएंगे, ठीक ना, इससे ज्यादा नंबर ऑफ फील्ड लाइन टकराएंगे, ठीक। अब इसलिए तो फील्ड लाइन टकराएंगे, मान लेते हैं ये देखिए, ये यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड लाइन है, ये बाहर निकल रहा है। ओके ओके, ये दूर रहेगा तो ये चार नहीं टकराएंगे, टू ही मीन्स इसको क्रॉस करेंगे, पास में आ रहा है तो 4 करेंगे, अगर और पास में आएगा तो ये 5 करेंगे, तो इस तरह से। तो मैग्नेटिक फील्ड मीन्स क्या हो रहा है, क्रॉस ज्यादा कर रहा है उसको, तो उससे मैग्नेटिक फ्लक्स ये हो रहा है थ्रू द कॉइल इंक्रीज, ठीक है, फ्लक्स थ्रू द कॉइल द इंक्रीज, हेंस करंट इज इंड्यूस्ड इन द कॉइल। ओके, तो करंट क्या होने लगा, करंट इंड्यूस्ड होने लगा, तो ये फ्लक्स से मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रहा है, मतलब फ्लक्स चेंज हो रहा है, फ्लक्स चेंज हो रहा है मतलब ईएमएफ इंड्यूस्ड हो रहा है, ईएमएफ इंड्यूस्ड हो रहा है मतलब करंट प्रोड्यूस हो रहा है, ठीक है, कॉइल इन सच अ डायरेक्शन, द डायरेक्शन अपोजेस द इंक्रीज इन फ्लक्स। ओके, अपोज करता है माइनस, इसलिए माइनस लगाया गया। इसी तरह क्या हो जाएगा, नेक्स्ट में क्या लिखा रहेगा, अगर नॉर्थ पोल अवे फ्रॉम द डिस्क्लोज कॉइल, देन क्या होगा, उसमें भी मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा, तो ये अपोज करना शुरू करेगा, तो अपोज शुरू करेगा तो कैसा बनाएगा, क्लॉकवाइज बनाएगा, ठीक है। तो ये देखिए, ये अभी एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है ना, जब पास में आ रहा है तो काउंटर क्लॉकवाइज मींस एंटी क्लॉकवाइज चल रहा है, इसी का अप मींस दूर जाएगा, अवे जाएगा, तो यहाँ पे साउथ बनेगा, मतलब क्लॉकवाइज ये होना शुरू होगा, तो नेक्स्ट लाइन में यही सब मिलेगा आपको, अंडरस्टूड। तो बहुत ही आसान है, चलिए, तो यही सब आपको लिखा गया है, ये पास में आ रहा है तो आने नहीं देगा, मतलब यहाँ पर नॉर्थ बनना है, नॉर्थ मतलब याद रखना है, नॉर्थ मतलब क्या होता है, नॉर्थ मतलब ये इधर आएगा, ये ऐसे आएगा, तो एंटी क्लॉकवाइज, साउथ मतलब क्लॉकवाइज, ये याद रखना है, अंडरस्टूड। ओके, अब ये देखिए ये क्या लिख रहा है, इसको हम देखते हैं। इसमें ये देखिए इन साइड में आ रहा है, इन साइड में आ रहा है तो मतलब क्या है, ये इन साइड में आ रहा है, तो इसको और थोड़ा ऊपर कर देते हैं। ये देखिए ये मैग्नेटिक फील्ड के इन साइड में आ रहा है, ये हमारा जो मैग्नेट टाइप का है, रेक्टेंगल टाइप का है, तो क्या होगा, इसके इससे नजदीक में आ रहा है, अंदर में आ रहा है मैग्नेटिक फील्ड से, तो ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड टकराएंगे, ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड टकराएंगे मतलब फ्लक्स इंक्रीज होगा, बट इसको अपोज करना है मतलब डिक्रीज करना है, तो कैसा चलेगा, तो इसको एंटी क्लॉकवाइज चलना है, तो यही लिखेगा यहाँ पर, द मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू द एंटी क्लॉकवाइज मतलब क्या होता है, ये तो क्लॉकवाइज हो गया, ए डी सी बी ए बी सी डी ए, देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए बी सी डी ए, कहाँ लिखा है यहाँ पे, द पाथ सो अपोजेस द मैग्नेटिक फ्लक्स रेक्टेंगल इंक्रीज द मतलब लूप द मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस्ड करंट मस्ट बी अलोंग द पाथ। ओके, देखिए बी सी डी ए बी, तो क्या है ये हमारा, इस तरह से चलना शुरू हो जाएगा, इस तरह से, ये पास में आ रहा है तो ये एंटी क्लॉकवाइज चलना शुरू हो जाएगा। अच्छा, अब ये देखिए सेकंड नंबर क्या है, ये दूर जा रहा है तो इसको जाने नहीं दे रहा है, तो क्लॉकवाइज चलना शुरू हो जाएगा, ठीक है, क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज मतलब ए सी बी या बी ए सी, बी ए सी। अब सेकंड नंबर देख लीजिए,
बी ए सी, ठीक है। हाँ बी सी कहाँ है, बी ए सी, अगेन बी तक आएगा, ठीक है। तो इसी तरह आपको देखना है, ये दूर जा रहा है तो इसको जाने नहीं देना है, तो मतलब क्लॉकवाइज बनेगा। तो ए बी सी डी ए बी सी डी ए कहाँ है, ए बी सी डी ए यहाँ पे लिखेगा। हाँ तो ए यहाँ से स्टार्ट हो रहा है ना, सी डी ए बी सी ऐसे आ रहा है क्लॉकवाइज। तो ये इस तरह से आपको ध्यान रखना है, ये कोई बड़ी चीज नहीं है। अच्छा अब इसमें देखिए ये क्या लिख रहा है, a closed loop held stationary in the magnetic field, okay, magnetic field between the north and south pole to permanent magnet, okay। तो क्लोज्ड लूप आपने कहा रखा है, ये हेल्ड स्टेशनरी इन मैग्नेटिक फील्ड बिटवीन नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल ऑफ टू परमानेंट। तो यहाँ पे ये मान लेते हैं कि नॉर्थ पोल है और यहाँ पे साउथ पोल है, यहाँ पे आपने एक क्लोज लूप रख दिया है, ठीक है ना। अच्छा ये इसके कारण क्या बनेगा, मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, इसके कारण नॉर्थ से बाहर निकलता है, ये मैग्नेटिक फील्ड बना। अब ये क्या होगा, इसमें जनरेट करंट होगा, क्या करंट प्रोड्यूस होगा, क्या करंट प्रोड्यूस का मतलब पहले ईएमएफ होना चाहिए। तब ये फ्लक्स चेंज हो रहा है क्या इसमें, नहीं। फ्लक्स कैसे चेंज नहीं हो रहा है, क्योंकि ये स्टेशनरी है, स्टेशनरी है, नो फ्लक्स चेंज, नो फ्लक्स फ्लक्स चेंज, नो फ्लक्स चेंज मीन्स ईएमएफ इक्वल टू जीरो, मीन्स करंट इक्वल टू जीरो, ओके अंडरस्टूड। देखिए बी नंबर पॉइंट क्या लिख रहा है, a closed loop moves normally constant electric field between a plate large capacitor, कैपेसिटर है ये आप कैपेसिटर का जानते होंगे, कैपेसिटर ऐसा ही रहता है, दो प्लेट लगा रहता है, ये यहाँ पे प्लस प्लस रहेगा, इस पे माइनस चार्ज स्टोर रहेगा। अब प्लस माइनस ये कैपेसिटर किस में है, इलेक्ट्रिक फील्ड में है, तो इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। अब ये ए पॉइंट में क्या, फर्स्ट पॉइंट में क्या लिख रहा है, फर्स्ट पॉइंट करते हैं, व्हेन इट इज होली इनसाइड द रीजन, ये मतलब ये क्लोज लूप है और ये यहाँ पे होली इनसाइड रख दिया आपने, इन करंट इनसाइड द लूप, व्हेन इट इज होली इनसाइड द रीजन बिटवीन द कैपेसिटर, कंप्लीटली यहाँ पे इनसाइड में आपने क्लोज लूप रख दिया, क्या यहाँ पे बनेगा क्या ईएमएफ, ठीक है। यहाँ पे ईएमएफ बनना पॉसिबल है क्या, यहाँ पे करंट इंड्यूस्ड होना पॉसिबल है क्या, नहीं। यहाँ पे भी क्या है, फ्लक्स चेंज होगा, फ्लक्स चेंज ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड ओनली, फ्लक्स चेंज, फ्लक्स डज नॉट डिपेंड्स ऑन मैग्नेटिक फ्लक्स, मैग्नेटिक फ्लक्स, मैग्नेटिक फ्लक्स डज नॉट डिपेंड्स ऑन इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड पे ये डिपेंड नहीं करता है, मैग्नेटिक फील्ड पे डिपेंड करता है, ठीक है ना। यहाँ पे कैपेसिटर में इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, ना कि मैग्नेटिक फील्ड होता है, ठीक है। तो ये जीरो हो जाएगा, यहाँ भी ये जीरो होगा, नो। तो इसका भी आंसर क्या मिलेगा, नो। इसका भी क्या आंसर मिलेगा, नो, करंट प्रोड्यूस नहीं होगा, ठीक है ना। अच्छा व्हेन पार्शियली आउटसाइड द कैपेसिटर द इलेक्ट्रिक फील्ड नॉर्मली टू द प्लेन, अगेन ये है तो यहाँ भी नो होना है, इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण ये सब नहीं बनता है, ठीक। सी ऑप्शन पॉइंट, अ रेक्टेंगुलर लूप अ सर्कुलर कॉइल मूविंग आउट द यूनिफॉर्मली। अब देखिए ये रेक्टेंगुलर लूप है, ये सी नंबर पॉइंट है, ठीक है। और ये यहाँ पे मान लेते हैं कि ये मैग्नेटिक फील्ड है यहाँ पे, ओके। अब इसके कारण करंट बनेगा क्या, ठीक है। लूप पे यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड टू द फ्री रीजन, कांस्टेंट वेलोसिटी v से जा रहा है ये, और डू यू एक्सेप्ट द इंड्यूस्ड ईएमएफ, तो ये इनसाइड जा रहा है कांस्टेंट स्पीड से, तो ये ईएमएफ प्रोड्यूस हो गया क्या, तो लिखते हैं E इक्वल टू माइनस डी फाइव बाई डी टी, ओके। तो माइनस डी बी ए बाई डी टी, हाँ ये तो चेंज हो रहा है, मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट है बट एरिया चेंज हो रहा है विद रिस्पेक्ट टू, बट कांस्टेंटली चेंज हो रहा है, तो ईएमएफ क्या हो जाएगा, ईएमएफ कांस्टेंटली ही बनेगा। ये देखिए एरिया कांस्टेंटली चेंज हो रहा है ना, ये जाए इतना एल है, इतना एरिया कांस्टेंटली आ रहा है, कांस्टेंटली क्रॉस कर रहा है मैग्नेटिक फील्ड को, तो मैग्नेटिक फ्लक्स कांस्टेंटली ये है, तो ईएमएफ हमारा कांस्टेंट ही बनेगा, है ना, अकॉर्डिंग टू टाइम एक कांस्टेंट है ये,
तो जो भी आएगा वैल्यू कांस्टेंट ही आएगा। सेकंड में इसमें क्या लिखा है, लूप। ओके, दूसरा क्या है, लूप है, तो हाँ उसके कारण क्या होगा, हाँ ये आएगा अंदर, तो इसमें ये जब बाहर है तो जीरो है, थोड़ा सा अंदर आया बाहर आया तो ये कुछ यहाँ पे टकराएगा, कुछ ज्यादा पूरा आएगा तो मतलब टोटल एरिया डिफरेंट आएगा। तो ये अकॉर्डिंग टू टाइम कांस्टेंट वेलोसिटी से नहीं चल रहा है, कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड नहीं मिलेगा, इसका वेरिएबल मिलेगा। तो इसलिए इसमें क्या हो जाएगा, ई इक्वल टू वेरिएबल हो जाएगा ये। ठीक है, इसमें क्या है, लेंथ और ब्रीथ है, सेम है ना, इक्वल है ना, यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे इसका अलग है, यहाँ पे अलग अलग है ये, तो ये कॉन्स्टेंटली नहीं है, यहाँ पे वेरिएबल हो जाएगा, वेरिएबल वेरिएबल ईएमएफ, वहां पे ईएमएफ कांस्टेंट मिलेगा। ठीक है, और ए नो ऑप्शन है और बी भी नो है। व्हाट इज द मोशनल इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, देन ईएमएफ इंड्यूस्ड ड्यू टू द motion of a conductor in presence of magnetic field, then what is the motional electromotive force, then हम यहाँ पर लिख सकते हैं EMF induced due to the motion of a conductor in presence of magnetic field, ठीक है ना। तो ये क्या होता है, मोशनल इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, दो तो हमारा ईएमएफ इंड्यूस होता है किसके कारण, जब कंडक्टर का मोशन हो, मूविंग हो। यहाँ पे देखिए ये पी क्यू क्या है, ये पी क्यू जो लाइन है ना, ये कंडक्टर है, ठीक ना, ये कंडक्टर है। ओके, और और इसका हम क्या कर रहे हैं, ये मोशन करा रहे हैं, इस तरह से इसका मोशन करा रहे हैं। अब मोशन करा रहे हैं तो इसमें क्या चेंज हो रहा है, तो ये एक्स चेंज हो रहा है, लेंथ तो ये सही है, लेंथ ये जो है एल तो एल ही है, लेकिन ये एक्स चेंज हो रहा है। तो बी इंटू एरिया, एरिया मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा, एल इंटू एक्स डी एक्स। तो यहाँ पे क्या चेंज हो रहा है, एरिया चेंज हो रहा है, एरिया चेंज हो रहा है मतलब क्या हो रहा है, फ्लक्स चेंज हो रहा है, बी इक्वल फाइव इक्वल टू बी इंटू ए, एरिया चेंज हो रहा है मतलब फ्लक्स चेंज हो रहा है। अब फ्लक्स चेंज हो रहा है मतलब क्या, ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है, समझे ना। तो यहाँ पर वही चीजें देख लीजिए, यहाँ पे तो देखिए यहाँ पर लिखा है सो रेक्टेंगुलर कंडक्टर पी क्यू आर एस, जो पी क्यू आर एस है, ओके, इन विच द कंडक्टर, पी क्यू क्या है, ये फ्री टू मूव, पी क्यू क्या है हमारा, फ्री टू मूव, ये मूवेबल है ना, ये मूव करेगा, ये जो है ना लाइन आपको दिख रहा है रॉड टाइप, ये मूव करेगा। द रॉड पी क्यू इज मूव टूवर्ड द लेफ्ट, ये किधर मूव कर रहा है, उस तरफ लेफ्ट में मूव कर रहा है, कांस्टेंट वेलोसिटी v के, तो v से वेलोसिटी से मूव करा रहे हैं, तो क्या हो जाएगा इसमें, तो इसके कारण क्या हो गया, पी क्यू आर एस द क्लोज सर्किट क्लोजिंग एन एरिया, एरिया चेंजिंग मीन्स व्हाट, मैग्नेटिक फील्ड पी क्यू, देन फ्लक्स चेंजिंग। तो फ्लक्स इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, फ्लक्स इक्वल टू बी इंटू एरिया, जानते हैं ना हम, मैग्नेटिक फील्ड इनटू एरिया। ओके, फ्लक्स इक्वल टू मैग्नेटिक फील्ड इनटू एरिया। ओके, अब यही क्या हो जाएगा यहाँ पे, अब ईएमएफ इक्वल टू हम क्या जानते हैं, डी फाइव बाई माइनस डी फाइव बाई डी टी, और ये माइनस फाइव मतलब क्या है, ये है बी इंटू ए बाई डी टी, ओके, माइनस डी बाई डी टी, और बी, और एरिया क्या है, एरिया लेंथ इंटू हमारा ये लेंथ है और ये एक्स है, तो ये हमारा एरिया हो गया, ठीक है ना, यहाँ तक आगे। अब वही है कि बी एल, तो ये बी और एल हो गया, ये डी एक्स बाई डी टी क्या हो जाएगा, वेलोसिटी हो जाएगा। तो हमको फाइनल क्या फॉर्मूला मिला, ईएमएफ इक्वल टू मैग्नेटिक फील्ड लेंथ एंड वेलोसिटी। ओके, मैग्नेटिक फील्ड लेंथ एंड वेलोसिटी, देन ईएमएफ इक्वल टू, समझ में आया। तो ये इस तरह से हमारा ये हो जाएगा। नेक्स्ट
तो यही सब आपको मिलेगा है? जैसे अब ये देखिए यहाँ पे कैसे करना है आपको। ये हम क्या जानते हैं, हमें क्या मिला था, ईएमएफ इक्वल टू मैग्नेटिक फील्ड लेंथ एंड वेलोसिटी स्पीड। अब हम क्या जानते हैं, एक और फॉर्मूला हम जानते हैं, ओके, वोल्टेज इक्वल टू वर्क डन बाई चार्ज। और वर्क डन इक्वल टू क्या जानते हैं हम, क्यू इंटू वी। और क्यू, अब वी तो हम जानते हैं ये क्या है, ईएमएफ वोल्टेज ही है ना, ऐसा यूनिट वोल्टेज ही है। वी की जगह पर ये वोल्टेज है, ये वेलोसिटी नहीं है, ये वोल्टेज है, ये वेलोसिटी है, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या, वोल्टेज की जगह पर हम बी इंटू एल इंटू वेलोसिटी लगा देंगे, ठीक है ना। तो यही लिखा है, क्यू क्यू, बी बी, एल एल, अब ये वी, ये वेलोसिटी है, ये वेलोसिटी है, ठीक है ना। तो ये फिर यहाँ से ये क्या, बी इक्वल टू वर्क डन बाई चार्ज, तो अभी हमने बी एल बी लिखा ही था। अब वर्क डन इक्वल टू, इसमें चार्ज खाली सिर्फ मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है ना। क्यों, क्योंकि वर्क डन इक्वल टू ईएमएफ इंटू चार्ज। समझ में आया। अच्छा, ये फॉर्मूला कहां से है, दो किसी चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड में और मैग्नेटिक फील्ड में दोनों में आप मूवमेंट कराए ना, तो उसमें ये नेट फोर्स लगता है। कैसे, एफ इक्वल टू इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स प्लस मैग्नेटिक फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स में क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू फोर्स बाई चार्ज, द फोर्स इक्वल टू चार्ज इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड। अब प्लस मैग्नेटिक फोर्स क्या हो जाता है, क्यू वी बी, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, क्यू वी बी। अब ये क्यू कॉमन निकल रहा है तो निकाल दीजिए, ई प्लस वी क्रॉस बी, ये आप ऐसे लिख सकते हैं। यही चीजें हैं यहाँ पे, अंडरस्टूड। तो ये हमारा मिल गया। चलिए नेक्स्ट है, ठीक है ना। ये आप यहाँ पे मैं आपको बताना है कुछ, ठीक है ना। तो ये फॉर्मूला याद रखिएगा, सर्कल के लिए, सर्कल के लिए मैग्नेटिक फील्ड बताना है, ईएमएफ बताना है, तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। ये फॉर्मूला बी ओमेगा आर स्क्वायर बाई टू, ठीक है ना, बी ओमेगा आर स्क्वायर बाई टू, अंडरस्टूड। तो ये याद रखने का फॉर्मूला, ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, किसके लिए, सर्कल के लिए। तो बी क्या हो जाएगा, बी दिया है वहां पे, है, तो 1 टेस्ला दिया है वहां पे। ओमेगा क्या होता है, 2 पाई इंटू फ्रीक्वेंसी होता है, आर स्क्वायर मतलब आर स्क्वायर ही लिखिए, और बाई टू, ओके। देन ये हमारा ईएमएफ इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 इंटू 2 पाई, और फ्रीक्वेंसी का क्या दे रखा है वहां पे, फ्रीक्वेंसी का 50 दे रखा है, 50 हर्ट्ज। रेडियस का 1 मीटर दे रखा है। अब भाई टू, इसने इसको मार डाला, अब क्या हो जाएगा, ये वन वन स्क्वायर ही हो जाएगा था, 50 पाई, 50 पाई। अब 50 इंटू 3.14 लगा दीजिए, तो ऐसे ही सीधे सीधे क्या हो जाएगा, 151 152 ऐसा आंसर आ जाएगा। तो ये फॉर्मूला याद रखना है आपको। नहीं, हमारा 3.3 मतलब 1.151 आएगा ना, लेकिन आप 3.14 मल्टीप्लाई 50 कीजिए तो आपको मालूम चल जाएगा कितना एग्जैक्ट, यही सब्स्टिट्यूट करना है, ठीक है, तो आपको आंसर मिल जाएगा। समझे, जो फॉर्मूला अभी उसमें लगाया था ये भी सर्कल ही है, यहाँ ये भी वहीं पर पूछ रहा है, व्हाट इज द इंड्यूस्ड ईएमएफ बिटवीन द एक्सल, ठीक है ना, एक्सिस पॉइंट पे एक्सल के, ठीक है ना, ये सर्कल है तो यहाँ पे एक्सल एक्सल, ठीक है ना, तो ये वही फॉर्मूला लग जाएगा, इसमें भी कोई ये नहीं है। अच्छा, अब इंडक्टेंस क्या होता है, इंडक्टेंस, तो इंडक्टेंस क्या होता है, तो पहले इसका देखिए, कंडक्टेंस क्या होता है, कंडक्टेंस, कैपेसिटर आप जानते हैं, कैपेसिटेंस, तो कैपेसिटर क्या होता है, इट इज अ डिवाइस दैट स्टोर ऑफ चार्ज इन फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है ना। तो कंडक्टर क्या होता, सॉरी कैपेसिटर क्या होता है, ऐसा एक डिवाइस है जो इलेक्ट्रिक फील्ड को स्टोर करके रखता है, ठीक है ना, इन फॉर्म ऑफ, मींस इलेक्ट्रिकल एनर्जी को इन फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड में स्टोर करके रखता है। इसी तरह ये है, ये मैग्नेटिक फील्ड में स्टोर करके रखता है, ठीक है ना। तो हम कैपेसिटर के क्या लगता है, इट इज अ डिवाइस, दिस इट इज आल्सो डिवाइस, इट इज अ डिवाइस there that can store of electric charge in form of electric field. This it is a device, it is a device that can store
of magnetic charge in form of magnetic field, मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है। अच्छा, इंडक्टेंस होता कैसा है? ये इंडक्टेंस ऐसे होता है, स्प्रिंग के जैसा ही होता है। कैपेसिटर तो आप जानते हैं, कैपेसिटर हमारा एक प्लेट इधर रहता है, एक प्लेट इधर रहता है, तो ये कैपेसिटर है और ये इंडक्टर है। इसको भी हम बैटरी से लगा देते हैं, इसको भी हम लोग बैटरी से लगा सकते हैं। ठीक है, तो ये कैपेसिटर है। ओके, ठीक है ना। ये इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्म में रखता है, वो मैग्नेटिक फील्ड के फॉर्म में रखता है। ये कब काम करता है? ये मैग्नेटिक फील्ड के फॉर्म में होता है, मैग्नेटिक फील्ड के फॉर्म में होता है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्म में होता है। ठीक है ना। तो ये इंडक्टेंस ये है। इलेक्ट्रिक करंट बी इंड्यूस्ड है ना, कॉइल फ्लक्स फ्लक्स चेंज प्रोड्यूस बाय द अनदर कॉइल इन फॉर्म ऑफ फ्लक्स चेंजिंग प्रोड्यूसिंग विद द सेम कॉइल। ओके, तो इसमें भी क्या है हमारा सेम सेल्फ इंडक्टेंस। ओके, म्यूचुअल इंडक्टेंस ये भी देखना है आपको। तो इंडक्टेंस में क्या होता है? ये सेल्फ इंडक्टेंस क्या होता है? ये खुद को ही अपोज करता है। ठीक है, जैसे मान लेते हैं एक सोलेनोइड आपने लगा दिया, ठीक ना, इसको बैटरी से आपने लगा दिया, अब आपने करंट दे रहा है, तो करंट जा रहा है, तो पहले तो करंट जीरो था ना, तब ये क्या हो जाएगा? ये करंट इंक्रीज होगा ना, तो ये अपोज करेगा। सेल्फ इंडक्टेंस क्या होगा? ये अपोज करेगा करंट इंक्रीज का। अब बाद में क्या होगा ना, जब आप इसको स्विच ऑफ कर देंगे ना, स्विच ऑफ कर देंगे, तब ये करंट डिक्रीज होना शुरू होगा। तब फिर ये इंडक्टर, सेल्फ इंडक्टर क्या करेगा? उसको अपोज करेगा कि डिक्रीज मत हो। ठीक है ना, इंक्रीज मत हो और डिक्रीज मत हो, तो ये अपोज करता है बस। ठीक है ना। तो ये बहुत बेसिक सा फॉर्मूला है। फाई इक्वल टू इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आई। मैग्नेटिक फील्ड फ्लक्स को इंक्रीज कीजिए, करंट इंक्रीज हो रहा है, मतलब उसमें ये इसको इंक्रीज करेंगे तो वो हमारा ये मैग्नेटिक फ्लक्स हमारा चेंज होगा। समझे ना। तो इस तरह से है। तो इसको हम देखते हैं आगे चल के क्या क्या है, इसको फॉर्मूले से हम लोग समझते हैं। ठीक है ना। अच्छा, ये इंडक्टेंस का ऐसा यूनिट क्या होता है? इंडक्टेंस का ऐसा यूनिट हेनरी होता है, हेनरी। ठीक है ना। तो कैपेसिटर किस पे डिपेंड करता है? कैपेसिटर, तो कैपेसिटर डिपेंड करता है, आप कैपेसिटर का फॉर्मूला आप जानते हैं ना, सी इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी। तो ए मींस क्या है? एरिया ऑफ प्लेट। डी मींस क्या है? डिस्टेंस बिटवीन टू प्लेट। तो ये कैपेसिटेंस किस पे डिपेंड करता है? डिपेंड्स ऑन ज्योमेट्रिकल, डिपेंड्स ऑन शेप। मींस शेप मींस क्या? ज्योमेट्रिकल शेप ऑफ कंडक्टर है, ऑफ कंडक्टर। तो ये भी क्या होगा? ये भी शेप पे ही डिपेंड करता है। तो यहाँ पे देखिए ना, ये फाइव इज रेगुलर प्रोपोर्शनल आई, तो ये ध्यान रखना है। तो कांस्टेंट ये प्रोपोर्शनलिटी है, तो कैपेसिटेंस के जैसा है। द रिलेशन कॉल्ड इंडक्टेंस। ओके, तो ये हमारा इंडक्टेंस डिपेंड्स ऑन द ओनली ऑन द ज्योमेट्रिकल ऑफ द कॉइल, इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल। ये मटेरियल की प्रॉपर्टी होता है। ठीक है ना। स्प्रिंग कैसा होता है? स्प्रिंग हार्ड होता है, सॉफ्ट होता है, उस तरह से ये भी है। ओके, तीसरा कैपेसिटेंस है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, डिपेंड्स ऑन द प्लेट एरिया एंड सेपरेशन, एरिया एंड सेपरेशन एंड डाइइलेक्ट्रिक मीडियम। उसी तरह इसका है, इंडक्टेंस इज द स्केलर क्वांटिटी, कैपेसिटेंस भी स्केलर क्वांटिटी है, ये भी स्केलर क्वांटिटी है। इसका डायमेंशन आप बना ही से लिख सकते हैं, उसका कुछ ये नहीं। इसका ऐसा यूनिट क्या होता है? ऐसा यूनिट हेनरी होता है। ओके, इंडक्टेंस का ऐसा यूनिट हेनरी होता है। ठीक है। तो ये किसने डिस्कवर किया था? नेम्ड ऑनर जोसेफ हेनरी। ठीक है ना, साइंटिस्ट का ही नाम है। अंडरस्टूड। अब चलिए देखते हैं नेक्स्ट। म्यूचुअल इंडक्टेंस से पहले हम सेल्फ इंडक्टेंस देखेंगे, तब आपको अच्छे से समझ में आएगा कि क्या डिफरेंस है दोनों में। तब सेल्फ इंडक्टेंस के बाद हम लोग म्यूचुअल इंडक्टेंस पे आएंगे। ओके, अपोज द in oppose the electric current increase or decay means decrease. Okay, self, okay, by self due to induced emf, induced emf.
तो ईएमएफ इंड्यूस्ड तो हो रहा है, लेकिन वो अपोज करेगा किसका, जो फॉर एग्जांपल यहाँ पर देखिए, यहाँ पे ये जैसे हमने क्या किया, इसको क्लोज सर्किट लगा दिया। अब ये क्या हो जाएगा, करंट इंक्रीज करेगा, ये करंट इस तरफ जा रहा है, तो ये क्या करेगा, ये खुद का अपोज करेगा। ठीक है, पहले क्या था, करंट जीरो था, अब ये इंडक्टेंस में पता चला कि अरे करंट तो कुछ आ रहा है, तो ये खुद का ही अपोज करना शुरू कर देगा। ठीक ना, अगर इसको क्लोज करना है, अगर इसको ओपन करेंगे तो क्या हो जाएगा, अचानक से करंट गिरने लगेगा, ठीक ना, डाउन होने लगेगा। अगर यहाँ पे ओपन है तो तब क्या करेगा, ये डाउन होना शुरू हो जाएगा, तो ये खुद फिर अपने से ये खुद अब अपोज अपना शुरू कर देगा ये। ठीक ना, ये अपोज करता है। तो देखिए यहाँ पे कंसीडर फ्लक्स सोलेनोइड, वन सोलेनोइड ही होता है ये सोलेनोइड, है ना, स्प्रिंग के जैसा सोलेनोइड होता है। द करंट इन द अदर, इट इज आल्सो पॉसिबल ईएमएफ इंड्यूस्ड इन द आइसोलेटेड कॉइल टू चेंज द थ्रू अ। तो ये आपने क्या किया, करंट को इंक्रीज कर रहा है, तो करंट इंक्रीज टाइम के अकॉर्डिंग हो रहा है ना, तो फ्लक्स भी तो चेंज हो रहा है वहां पे। तो बेसिक फॉर्मूला इसका देखिए, फाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आई, देन यही डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटाते हैं ना, तो यहाँ पे क्या आता है, एल आई, मतलब आई तो है ही है, तो फ्लक्स डिपेंड कर किस पे कर रहा है, करंट पे। यही डायरेक्टली प्रोपोर्शनल साइन हटाएंगे तो एल आएगा, तो एल ही का क्या नाम है, सेल्फ इंडक्टेंस। सेल्फ इंडक्टेंस, इसका ऐसा यूनिट क्या होता है, हेनरी, आपने देखा था ना, हेनरी होता है। ओके, सेल्फ इंडक्टेंस, तो एक फॉर्मूला तो आपको ये मिल गया, फ्लक्स इक्वल टू एल आई, अदरवाइज एल इक्वल टू फ्लक्स बाई करंट लिख सकते हैं। ठीक ना, अच्छा और भी फॉर्मूला अकॉर्डिंग टू सोलेनोइड के कारण ये क्या और फॉर्मूला मिलने वाला है, तो देखिए एल इक्वल टू क्या जानते हैं, फाई बाई आई। अब फाई का क्या जानते हैं, बी इंटू ए, अगर नंबर ऑफ टर्न एन है तो एन लगा दीजिए, अब बी इंटू ए बाई आई। अब ये देखिए एन, अगर ये सोलेनोइड है तो सोलेनोइड का मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड क्या होता है, म्यूनट एन आई, आप जानते हैं क्या ये फॉर्मूला, बिल्कुल आप जानते होंगे। तो ये क्या हो जाएगा, ये मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सोलेनोइड, तो हम ये किसके लिए लिख रहे हैं, ड्यू टू सोलेनोइड, मैग्नेट ये सेल्फ इंडक्टेंस ड्यू टू सोलेनोइड, सोलेनोइड लिख रहा है। तो बी का क्या हो जाएगा, म्यूनट एन नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ इंटू करंट बाई करंट, ये करंट ने करंट को मारा, तो ये एल इक्वल टू क्या आ जाएगा, म्यूनट एन, ओके, एन और ये कैपिटल एन। अब ये देखिए स्मॉल एन है क्या एक्चुअल में, स्मॉल एन हमारा क्या है, स्मॉल एन इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ टर्न बाई लेंथ ऑफ द दैट सोलेनोइड। तो यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कीजिए, म्यूनट एन बाई एल आई इंटू एन, तो ये क्या हो जाएगा, म्यूनट एन स्क्वायर बाई एल, और यहाँ पे ये हमको छूट गया है एरिया, तो यहाँ भी एरिया लिखिए और यहाँ भी एरिया लिखिए, यहाँ भी एरिया, ठीक है ना। तो म्यूनट नंबर ऑफ टर्न स्क्वायर और एरिया एंड लेंथ ऑफ द सोलेनोइड, ये हो जाएगा किसका, सेल्फ इंडक्टेंस ड्यू टू सोलेनोइड, ये फॉर्मूला हो जाएगा, समझ गए, ये आपको नीचे मिलेगा। अच्छा ये क्या है, E इक्वल टू, तो यहाँ पे हम क्या जानते हैं, L इक्वल टू फाइव बाई आई, आपको तो मालूम चल गया यहाँ पे, ठीक है ना। अब ये जानते हैं, देखिए हम क्या जानते हैं, ईएमएफ इक्वल टू, अभी से हम लोग पढ़ रहे थे डी फाइव बाई डी टी, कब से पढ़ रहे थे ना, फ्लक्स बाई टाइम। ओके, अब हम क्या जानते हैं, फाइव इक्वल टू एल आई, फाइव इक्वल टू एल आई जानते हैं ना, या फाइव इज डायरेक्टली प्लस आई, देन फाइव को भी आप डिवाइड मारिए टाइम से, इधर को भी टाइम से डिवाइड मारिए, तो डी फाइव बाई डी टी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल डी आई बाई डी टी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटाइए, तो डी फाइव बाई डी टी इक्वल टू एल, ओके, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल साइन हटाएंगे तो सेल्फ इंडक्टेंस आएगा, तो एल डी आई बाई डी टी, ठीक है ना, एल डी बाई डी आई बाई डी टी। ओके, अब ये याद रखिए उसमें माइनस था ना, तो माइनस यहाँ भी लिखना पड़ेगा, तो E इक्वल टू माइनस डी फाइव बाई डी टी ना, तो माइनस डी फाइव बाई डी टी माइनस एल डी आई बाई डी टी हमको मिल गया ना। तो ईएमएफ अब किस पे डिपेंड कर रहा है, तो सेल्फ इंडक्टेंस करंट अकॉर्डिंग टू टाइम डी आई बाई डी टी, तो ये समझ में आ गया, ये पहले था फैराडे लॉ से, अब ये इसके कारण हो गया, ईएमएफ इक्वल टू, समझे ना। यहीं से आपको एल लिखना होगा तो क्या लिख देंगे, ई ऊपर चल जाएगा और डी आई बाई डी टी नीचे चलाएगा, ओके, तो एम्पियर बाई सेकेंड, तो इस तरह से हम लोग कर लेंगे, अंडरस्टूड।
जो हमने बताया था वही है ये है। इसको हम फिर से लिख सकते हैं, कोई बात नहीं, इसको हम लोग फिर से लिख सकते हैं। ये बट किसके कारण है? इस सोलेनोइड के कारण है। तो हम क्या जानते हैं पहले से, फाई इक्वल टू एल आई। यहाँ पे एल लिख रहा है, एल पूछ रहा है सेल्फ इंडक्टेंस, तो एल इक्वल टू फाई बाई आई। ओके, और ये सोलेनोइड का है, तो यहाँ पे फ्लक्स भी, फ्लक्स की जगह पर हम क्या लिख देंगे, लिखना पड़ेगा हमको सोलेनोइड मैग्नेटिक फील्ड इनटू एरिया। तो ये मैग्नेटिक फील्ड सोलेनोइड का है बाई एरिया। तो मैग्नेटिक फील्ड इन सोलेनोइड क्या जानते हैं, म्यू नॉट एन आई। ओके, अगर ये एन नंबर ऑफ टर्न है तो एन भी लगाना पड़ेगा हमको। ओके, हो सकता है कि एन नंबर ऑफ टर्न हो। ओके, देन ये म्यू नॉट स्मॉल नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ होता है स्मॉल एन मतलब, तो कैपिटल एन बाई एल इंटू आई। देन यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कीजिए, एन म्यू नॉट एन बाई एल इंटू आई, एरिया ऐसा ही छूट गया है। तो ये क्या बन गया, म्यू नॉट एन स्क्वायर आई बाई एरिया बाई लेंथ। यही फॉर्मूला इसमें मिलेगा आपको, ठीक है, समझ में? अच्छा, ये स्मॉल एन के टर्म में लिख रहे हैं, तो हम भी स्मॉल एन के टर्म में लिख सकते हैं, कोई बात नहीं, अंडरस्टूड, हम भी लिख सकते हैं। तो स्मॉल एन के टर्म में तो एल बाई एल डिवाइड मारिए, तो एन स्क्वायर बाई एल स्क्वायर मतलब क्या हो जाएगा, स्मॉल एन हो जाएगा। तो हमारा क्या मिल जाएगा, एल इक्वल टू म्यू नॉट एन स्क्वायर बाई एल स्क्वायर मीन्स एन स्क्वायर आई एरिया इंटू लेंथ। तो यही फॉर्मूला मिला है ना। अच्छा, ये म्यू नॉट की जगह पर आप जानते हैं क्या लिखते हैं, एल इक्वल टू म्यू आर, ओके, म्यू एम, ओके, म्यू नॉट एन स्क्वायर आई आई एरिया इंटू लेंथ। तो यही है हमारा फॉर्मूला है, समझे ना। तो ये सब एक ही फॉर्मूला है, कोई इसमें परेशानी वाली बात नहीं है। ओके, तो सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ द कॉइल डिपेंड्स ऑन द ज्योमेट्रिकल एंड परमिएबिलिटी ऑफ द मीडियम। कैपेसिटेंस में भी यही था। कैपेसिटर में देखिए, कैपेसिटर डिपेंड्स ऑन द ज्योमेट्रिकल, उसका एरिया कितना बड़ा है, उसका डिस्टेंस कितना बड़ा है, कितना है, और कौन सा मीडियम में रखे है कैपेसिटर। तो यहाँ भी इंडक्टर्स वैसा ही है। ओके, हाँ, लेकिन एक चीज जरूरी चीज है यहाँ पे, इंडक्टेंस इन सीरीज कॉम्बिनेशन में आपको रजिस्टर के जैसा होगा। तो सीरीज कॉम्बिनेशन में इंडक्टेंस सेल्फ इंडक्टेंस L1 प्लस L2 प्लस L3 सो ऑन ऐसे जाएगा। और L पैरेलल कॉम्बिनेशन में तो हमारा ये क्या हो जाएगा, इस तरह से होगा, LP पैरेलल में 1/L1 1/L2 प्लस 1/L3 एंड सो ऑन। ठीक है, ये ऐसे होगा, समझ में आया? ओके, तो ये वो वही सब चीजें हैं। अच्छा, हम देखिए यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू हाफ एम बी स्क्वायर जानते हैं ना, और कैपेसिटर में एनर्जी क्या जानते हैं, 1/2 CB स्क्वायर। काइनेटिक एनर्जी मैकेनिक्स में 1/2 MB स्क्वायर। यहाँ पे 1/2 LI स्क्वायर, 1/2 L सेल्फ इंडक्टेंस करंट स्क्वायर। तो ये एक ही जैसा है, ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। अच्छा, जो जो यहाँ पे L लिखा है ना, वहां पे M लिखना है। देखिए अब हम क्या करेंगे, अब म्यूचुअल इंडक्टेंस हम लोग करेंगे। तो देखिए कैसे इंटरलिंक हो रहा है ये। तो म्यूचुअल इंडक्टेंस का क्या है कहानी, कहानी इसका बस यही सिंपल सा है ये भी, ठीक है ना। म्यूचुअल इंडक्टेंस कहाँ है भैया, इधर है, तो ठीक है ना। म्यूचुअल इंडक्टेंस में क्या होगा, तो उसमें हमने क्या लिखा था, अभी हमने लिखा था ना उसमें, तो थोड़ा सा उसी को चेंज करना पड़ेगा बस, और सब एक ही है। तो फाई इक्वल टू एल आई लिखे था ना, ओके, बट इस यहाँ पे क्या हो जाएगा। अच्छा, म्यूचुअल इंडक्टेंस में क्या होता है, जैसे आपने यहाँ पे एक कॉइल रखा, ठीक ना, और इसको हमने बैटरी से कनेक्ट कर दिया, इसका नाम रख दिया प्राइमरी। प्राइमरी मतलब यहाँ पे I1 करंट है, B1 मैग्नेटिक फील्ड है, और इस तरह से, ठीक ना, N1 नंबर ऑफ टर्न है। ओके, अब इसी इसका क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड बनेगा ना, मैग्नेटिक फील्ड। अब ये क्या करेगा, इसी को यहाँ पे हमने एक प्राइमरी सेकेंडरी, ये प्राइमरी है कॉइल, और ये सेकेंडरी आपने एक रख दिया, और इसमें क्या कर दिया, इसमें बैटरी नहीं लगाया आपने, इसमें खाली सिर्फ गैल्वेनोमीटर लगा दिया कि कुछ होगा इसमें, तो यहाँ पे कुछ आएगा मैग्नेटिक फील्ड, तो इस पे असर पड़ेगा, तो गैल्वेनोमीटर इंडिकेट करना शुरू कर। यही होता भी है, ठीक है ना।
आप वहां पे करंट दोगे, यहाँ पे कुछ ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा, ठीक है ना। इसका I2 करंट है, B2 मैग्नेटिक फील्ड है, IN2 नंबर ऑफ टर्न है, ठीक है ना। समझ में आया? अच्छा, चलिए, तो इसमें क्या होता है, एक पे चेंज करेंगे लेकिन दूसरे पे ये सब बताना शुरू कर देगा, इंड्यूस्ड ईएमएफ करना शुरू कर देगा। विच शो द कोएक्सियल सोलेनोइड ऑफ द लेंथ इनर सोलेनोइड S1 R1, यही सब चीजें हैं। ज्यादा उसमें सेल्फ कर लेता था, इसमें दूसरे पे असर डालेगा। पड़ोसी होता नहीं है, पड़ोसी गांव के, है ना। एक घर में कुछ आएगा, मतलब बनने के लिए ईंट गिरेगा, कुछ भी कंक्रीट वनक्रीट, लेकिन दूसरे घर में परेशानी हो जाता है ना। ये सब घर की बात नहीं कर रहा है, कई कई घरों में होता है ना। चलिए, अब ये देखते हैं इसका फॉर्मूला कैसे बनता है। तो बिल्कुल उसी के जैसा है, ठीक है ना। ये कैसे हमने लिखा था, तो उसमें हमने कैसा लिखा था, फाई इक्वल टू, फाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आई ना लिखा था उसमें, फाई इक्वल टू एल आई, ओके। उसमें और एक फॉर्मूला लिखा था ना, एल इक्वल टू फाई बाई आई, और ये बी ए एन बाई आई, और ये हमारा म्यूनट एन आई, ओके, ए एन बाई आई, दिस कैंसिल हो गया था, तो म्यूनट एन स्क्वायर बाई एरिया इंटू लेंथ लिखा था। तो उसमें इसमें भी ऐसा ही कुछ होने वाला है बस। तो ये देखिए, ये फाई वन, हम फ्लक्स दूसरे में चेंज होगा, लेकिन किसके कारण, दूसरे के कारण। प्राइमरी पर चेंज होगा तो सेकेंडरी के कारण। तो इसमें ये चीजें है, बस यही अंतर है। तो फाई वन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल I2, फाई वन इक्वल टू L2 I2। तो यहाँ पे L2 नहीं होगा, ये सेल्फ इंडक्टेंस नहीं है, म्यूचुअल इंडक्टेंस है, तो इसका नाम बदल जाएगा, M2 लिख देंगे बस। ये म्यूचुअल इंडक्टेंस है, M मतलब क्या है, म्यूचुअल इंडक्टेंस नाम है। तो ये यहाँ पे M2 इक्वल टू आपको मिल गया एक फॉर्मूला, M2 इक्वल टू वन फ्लक्स प्राइमरी पे और सेकेंडरी का ही क्या है, करंट है। अच्छा, ये मिल गया ना ये आपको फॉर्मूला। अब ये कैसे आया, अभी ये देखिए, ये सोचने वाली बात है, समझे ना। अब उसमें जैसे लिखे तो इसमें भी वैसा ही है। उसमें हमने क्या लिखा था, इस तरह से लिखा था, ठीक है ना, उसमें इस तरह से लिखा था ना, तो इसमें भी वैसा ही है। तो ये M, लेकिन बट ये किसके कारण है, तो M मैग्नेटिक म्यूचुअल इंडक्टेंस एट 1 ड्यू टू 2। तो यहाँ पे तो म्यूनट है, तो यहाँ पे म्यूनट लिख देंगे। यहाँ पे N, ये N है, बट ये N1 लिखेंगे और ये N2 लिखेंगे, और स्मॉल n इक्वल टू n इंटू लेंथ होता है ना, ठीक है ना। तो ये N2, और यहाँ पे लिख देंगे किसके मैग्नेटिक लेंथ के कारण होता है, एट 1 ड्यू टू 2, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम लिख देंगे L, ओके। और यहाँ पे एरिया, एरिया पर लिखना है तो पाई R1 स्क्वायर लिखिए, और इंटू बस यही सब चीजें, और कुछ नहीं है, समझे ना, अंडरस्टूड। तो उसमें हम देखिए क्या लिखे थे, म्यूनट N1 N2 पाई R स्क्वायर, वहां पर म्यूनट N स्क्वायर इंटू एरिया बाई लेंथ लिखा था ना, तो उसी की तरह यहाँ भी लिख देंगे। तो एक जैसा है, बस इस पे क्या होता है, एक पे निकालना है तो दूसरे के कारण फाइंड करना पड़ता है, समझे ना, म्यूचुअल इंडक्टेंस। तो ये ज्यादा ये नहीं है, मैग्नेटिक फील्ड एट 2, सॉरी म्यूचुअल इंडक्टेंस एट 2 एट ड्यू टू 1, तो म्यूनट ड्यू टू 1 N1 R1 स्क्वायर, एरिया है, ये तो एरिया ही है, ठीक है ना। तो म्यूनट N स्क्वायर उसमें लिखा था ना, इंटू एरिया इंटू लेंथ, इसमें क्या हो जाएगा, म्यूनट एक फर्स्ट नंबर ऑफ टर्न, सेकंड नंबर ऑफ क्वाइल टर्न, प्राइमरी टर्न, सेकेंडरी टर्न, पाई, और ड्यू टू 1 देन R1 स्क्वायर एरिया इंटू लेंथ, बस यही चीज है, और कुछ भी नहीं है इसमें नया, ठीक है ना। अच्छा, ये सब सिर्फ फॉर्मूला बेस पे है, सिर्फ उसी को फॉर्मूला पर रखिए और ये फाइंड हो जाएगा। अच्छा, ये कैसे आया, तो इसको भी देखिए, जैसे उसमें देखे थे हमने, क्या था, फाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आई डी फाई बाई डी टी इक्वल टू एल आई, ठीक है ना। पहले हम लिख रहे थे ई इक्वल टू डी फाई बाई डी टी, अब क्या लिखेंगे हम, डी फाई बाई डी टी, और यहाँ पे डी फाइव बाई डी टी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल डी आई बाई डी टी, ओके। तो यहाँ पे माइनस डी आई बाई डी टी, बट यहाँ पे m लगेगा, है ना, बस यही चीज है। तो हमारा क्या हो जाएगा, E इक्वल टू माइनस एम डी आई टू बाई, बट लिख रहे हैं E1 के लिए
तो माइनस एम, ये तो म्यूचुअल इंडक्टेंस, बट यहाँ पर करंट किसका होगा, फर्स्ट सेकंड के लिए होगा और बाई टाइम, बस यही अंतर है इसमें। पहले में हमने क्या लिखा था, ई एम एफ इक्वल टू सिर्फ एम की जगह पर माइनस एल था और डी आई बाई, उसमें एक ही करंट था ना, तो डी आई बाई डी टी उसमें लिखा था। ये सेल्फ इंडक्टेंस के लिए है, ये म्यूचुअल इंडक्टेंस के लिए है, म्यूचुअल इंडक्टेंस के लिए है, ठीक है। तो ईएमएफ इंड्यूस्ड किस पे हो रहा है, फर्स्ट कॉइल पे, किस करंट, किसके करंट के कारण होता है, तो सेकेंडरी करंट के कारण होता है, सेकेंड वाले कॉइल के कारण होता है, ठीक ना। बस यही चीजें है और कुछ नहीं। तो सेल्फ इंडक्टेंस हमारा कंप्लीट हो गया। और नेक्स्ट हम लोग क्या करेंगे, ये देखिए ये सब बेसिक सा फॉर्मूला है, ठीक है ना। तो 1/2 और यहाँ पे क्या लिखे थे, एल आई स्क्वायर, ओके। तो एल, एल की जगह पर हम वो वही जो फॉर्मूले में लिखा था ना वही है, म्यू नॉट एन स्क्वायर इंटू एरिया इंटू लेंथ। और हमारा क्या है, आई, द आई कैसे आ गया, तो हम जानते हैं बी इक्वल टू म्यू नॉट एन आई, आई इक्वल टू बी बाई म्यू एन, म्यू नॉट एन। तो 1/2 क्या होता है, 1/2 एल आई स्क्वायर ना, तो ये आई स्क्वायर है, ये एल है, सेल्फ इंडक्टेंस है वो। ये मैग्नेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, तो मैग्नेटिक एनर्जी बाई वॉल्यूम लिख दीजिए बस, ये एनर्जी है। अब एसी जनरेटर, ठीक है ना, एसी जनरेटर होता क्या है, तो एसी जनरेटर ये हमारा मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करके हमें देता है, ठीक है ना। द फेनोमेना ऑफ इलेक्ट्रो, ये किसके बेसिस पे काम करता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पे, यही फ्लक्स चेंज होता रहेगा तो इसका ये मिलेगा हमको, अंडरस्टूड। तो ये क्या हो जाएगा, इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन इज द जनरेशन ऑफ अल्टरनेटिव करंट, द मॉडर्न एसी जनरेटर टाइपिंग आउटपुट इलेक्ट्रिसिटी 100 हाईली मशीन ऑफ मिसल। तो द फेनोमेना इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के बेसिस पे काम करता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन से क्या है, जब मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा, ठीक है ना, मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा तो उससे क्या बनेगा, ईएमएफ, ईएमएफ इंड्यूस होगा, ईएमएफ इंड्यूस होगा मतलब करंट प्रोड्यूस होगा। तो यही काम होता है, इसका रोटेशन होते रहता है, बार बार एंगल घूमते रहता है तो फ्लक्स चेंज होते रहता है, ठीक है ना, अंडरस्टूड। तो यहाँ पे देखिए क्या लिखा है, यहाँ पे एसी जनरेटर कन्वर्ट्स मैकेनिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। मैकेनिकल मतलब ये घूम रहा है ना, तो घूम रहा है तो मतलब मैकेनिकल एनर्जी है, और उसको कन्वर्ट करके इलेक्ट्रिकल में दे रहा है हमको, समझे, अंडरस्टूड। तो ये हमारा फॉर्मूला ही है, फ्लक्स इक्वल टू बी ए कॉस थीटा, थीटा मींस क्या है वो, तो ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी इक्वल टू एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम जानते हैं ना, तो थीटा इक्वल टू ओमेगा इनटू टी। बट ओमेगा क्या है इस बार, ओमेगा इक्वल टू एंगुलर वेलोसिटी, ओमेगा मींस क्या होता है 2 पाई इनटू फ्रीक्वेंसी बाय टाइम, ओके। तो यहाँ पे यही सब चेंज हो जाएगा, ये cos ओमेगा टी यहाँ पे एक फॉर्मूला हमको मिलेगा, क्योंकि अल्टरनेटिंग करंट है तो ये कांस्टेंट तो चलेगा नहीं। हाँ देखिए, ईएमएफ इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी, तो ये क्या है, ईएमएफ नेट ईएमएफ है और ये ईएमएफ मैक्सिमम है, और अकॉर्डिंग टू साइन ओमेगा टी, अदरवाइज ई इक्वल टू ई नॉट कॉस ओमेगा टी, ये भी होगा, साइन कॉस ग्राफ का बनता है सब अल्टरनेटिव करंट, वेव है ना, वेव। तो ई नट साइन ओमेगा मतलब क्या है, 2 पाई इंटू फ्रीक्वेंसी, आप जानते हैं ना 2 पाई इंटू फ्रीक्वेंसी अल्टरनेटिव हमारा सर्कुलर मोशन एंड रोटेशनल मोशन, और टाइम टाइम सेम है, ठीक है ना। तो ये आई, इसमें ये भी लिख सकते हैं, आई इक्वल टू आई नट साइन ओमेगा टी, आई इक्वल टू आई नट कॉस ओमेगा टी, ई इक्वल टू ई नट साइन ओमेगा टी, ई इक्वल टू ई नट कॉस ओमेगा टी, ओमेगा इक्वल टू 2 पाई इंटू फ्रीक्वेंसी, अदरवाइज ओमेगा इक्वल टू 2 पाई बाई टाइम पीरियड। अब ये देखिए, आप जानते होंगे, ये आपको दिखता भी होगा, थोड़ा बाहर से हैंडल लगा के घुमाते हैं ना, वो चीज है, वही चीज है ये, ठीक है ना। तो ये उसमें जो हैंडल से, ये हैंडल है, ये इसी को पकड़ के घुमाते हैं तो ये घूमता है ऐसे, ये वाला, ये जो पी क्यू आर एस दिख रहा है आपको। तो देखिए पहले जैसे 0 डिग्री पे है, तो 0 डिग्री पे है, 0 सेकंड लगा, 0 एंगल मूव किया। अब ये मान लेते हैं कि टाइम पीरियड टी लग रहा है 360 डिग्री कंप्लीट करने में, ठीक है ना, 360 डिग्री कंप्लीट करने में, ये ऐसे है, इसको इधर ये ऐसा है ना, तो 360 डिग्री कैसे, फिर यहाँ पे ये पलट के आ जाए, ये 360 डिग्री हो गया, घूम गया। तो देखिए ये आर एस है, तो फिर आर एस आ गया ना उसी साइड, तो ये 1 रोटेशन हो गया है 360 डिग्री, तो 0 डिग्री से कहां तक चल गया, 360 डिग्री। अब यह देखिए, अब ये जैसे ये ऐसे घुमा, तो ये 180 डिग्री घुमा ना, तो ये आर एस कहां चल गया, 180 डिग्री कहां है, ये आर एस इधर आ गया ना, ठीक है ना, ये वाला हिस्सा जो आर एस था अब इधर आ गया ना 180 डिग्री, ठीक है ना।
अब फिर एक बार 180 डिग्री घूमेगा तो जैसा का तैसा था। आर एस ऊपर इस साइड पी क्यू, आर एस इधर पी क्यू इधर। अच्छा ये आर एस है, ठीक ना। इधर ऐसा घूमा तो कितना रोटेशन किया, 90 डिग्री, 90 डिग्री देखिए, ठीक ना। तो ये आर एस ये कैसा चल गया, अब ये आर एस ऐसा नहीं रहा, आर एस ऊपर आ गया है, आर एस ऊपर आ गया है, पी क्यू डाउन चला गया है। फिर ऐसे आएगा, ठीक है। तो ये आर एस इधर था, अब आर एस इधर आ गया, पी क्यू उधर चल गया। तो ये जो इधर का था तब इधर चला आया तो 180 डिग्री। फिर ऐसा 270 डिग्री, और एक ही बार जितना जैसा यहां से इधर था तो फिर इधर आ गया तो 360 डिग्री कंप्लीट हो गया, समझे ना। तो ये एंगल है। अब मान लेते हैं कि 0 डिग्री पर 0 टाइम पीरियड है और 360 डिग्री पर टी टाइम पीरियड है, यहाँ पे टी टाइम पीरियड है, यहाँ पे टी है। तो हमारा इसको भी डिवाइड मार दीजिए, तो 90 डिग्री पे टी बाई 4 आएगा, 180 डिग्री पे तो टी बाई 4 इंटू 2 आएगा तो टी बाई 2 आ जाएगा, 270 पे। इस तरह हम लोग कर लेंगे, ठीक है। तो यही रोटेशन होता है, तो फ्लक्स चेंज होता है, फ्लक्स चेंज होता है मतलब इंड्यूस ईएमएफ होता है, इंड्यूस ईएमएफ होता है मतलब करंट प्रोड्यूस होता है, तो यही अल्टरनेटिव करंट है ना, समझ गए। तो ये अल्टरनेटिव जनरेटर है, एसी जनरेटर, जनरेटर हम लोग गांव में देखते हैं, ये सब चीजें, अंडरस्टूड। चलिए नेक्स्ट यही हमारा क्वेश्चन है, तो ये क्या है, ई इक्वल टू इनट इंटू ओमेगा इंटू टी, ऐसा ही कर लेना है आपको, ये फॉर्मूला बहुत इजी है और सब कुछ नहीं है।